हाय गाइस, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। हमने स्टार्ट किया हुआ आईडीटी का रिवीजन। 3 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम आ गए हैं चौथे चैप्टर पे, जिसका नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। और जैसे मैं आपको पहले 3 वीडियो से बोल रहा हूं, फिर बोलूंगा, थैंक यू वेरी मच। आपका फीडबैक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि आपको अच्छी लग रही है वीडियोस। और साथ ही साथ आप लोग एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि बच्चे मुझसे क्वेरीज पूछ रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस मेल आईडी पे मैं रिप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे पता लग रहा है कि जो मेरा मोटिव था इन वीडियोस को कराने का, आप तक पहुंचाने का, वो डिलीवर हो पा रहा है। क्योंकि आप ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हो वीडियोस को, आपको समझ भी आ रही है, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो क्वेश्चंस की। और जैसे मैंने आपको गारंटी दी हुई है, अगर इन सारी वीडियोस को 2 बार आपने देख लिया और इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को 2 बार आपने कर लिया, आपका पास होना गारंटीड है बच्चे। चलो, इसी सीरीज को आगे लेके चलते हैं। आज का हमारा चैप्टर है कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी पे जाने से पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ, रिवीजन वीडियो है, आपको पता होनी चाहिए। एक पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कब लायबल होता है? सर हमको पता है, जब उसका टर्नओवर या तो 10 लाख, अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स होगा नॉर्मली 20 लाख, या सिर्फ गुड्स की सप्लाई है तो 40 लाख, इनको रेस्पेक्टिवली क्रॉस कर जाए एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख से 40 लाख, तो अब वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो जाता है। ऑफ कोर्स मैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इस चैप्टर को करने के लिए अज्यूम करते हैं, सिर्फ अज्यूम करते हैं 20 लाख है रजिस्ट्रेशन को कराने की लिमिट। 10 और 40 को भी भूल जाओ, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला सरकार 20 लाख के ऊपर जाओगे, एक साल के टर्नओवर को 20 लाख से ज्यादा हो गया, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एग्जांपल लेते हैं एक गोलगप्पे वाले का। गोलगप्पा वाला सप्लाई करता है, अरे हाँ, गोलगप्पा वाला सप्लाई करेगा, बिल्कुल बिजनेस एक्टिविटी है। एक ऑटो चलाने वाला ऑटो चलाता है, सप्लाई है, बिल्कुल बिजनेस है, बिल्कुल। एक स्टेशनरी की शॉप वाला जो स्टेशनरी का सामान सेल करता है, क्या वो सप्लाई कर रहा है? बिल्कुल बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, बिल्कुल। यानी हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बंदा जो बिजनेस कर रहा होगा वो सप्लाई भी कर रहा होगा। मान लेते हैं गोलगप्पे वाले का एग्जांपल लेते हैं। गोलगप्पे वाला 25 लाख की सप्लाई करता है 1 ईयर में। कितनी सप्लाई करता है? 25 लाख की। चलो मुझे बात बताओ, 25 लाख की सप्लाई कर रहा है, क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? कराना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो रजिस्ट्रेशन तो कराना भाई साहब को। अब एक मुझे पॉइंट बताओ, लॉजिक लगाना। गोलगप्पे वाला एक गोलगप्पे की प्लेट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन रखता होगा? सर 10%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20%, ठीक है। चलो ठीक है, मान लेते हैं 10% या 20% इसका प्रॉफिट है, तो 25 लाख की सेल पे 20% का प्रॉफिट, ये हो गया 5 लाख रुपीस। यानी भाई साहब ने 5 लाख रुपीस साल के अर्न करे। मैं बहुत हाई लेवल लेके जा रहा हूं, 5 लाख अर्न करे। अब इस 5 लाख में से इस भाई साहब को अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है या कॉलेज में पढ़ाना है, घर का राशन लाना है, पूरा घर चलाना है 5 लाख के अंदर। अब अगर ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर टर्नओवर चला गया, तो इसको सारे जीएसटी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, सारी रिटर्न्स फाइल करनी है। क्या एक गोलगप्पे वाले को काम आता होगा? नहीं आता होगा। उसको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा जो सारे रिकॉर्ड्स बनाए, सारी रिटर्न्स फाइल करे। वही इससे महीने के 5 से 6,000 रुपीज ले लेगा। ये बंदा कहेगा सर इतनी इनकम नहीं है कि मैं अकाउंटेंट हायर करने बैठ जाऊं, कहां से लाऊंगा अकाउंटेंट में? बात समझ आ रही है? तो इसने गवर्नमेंट को बोला तुम कहते हो रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन करा लूंगा तो रिकॉर्ड बनाओ, रिटर्न फाइल करो, कहां से करूंगा? मेरे पास ना टाइम है ना पैसा है भैया। गवर्नमेंट को बात समझ आई कि चलो ठीक है, 20 लाख में रजिस्ट्रेशन कराने को तो बोल रहे हैं हम लोग, पर भाई हर बंदा जो 20 लाख से ऊपर सप्लाई सेल्स कर रहा है, प्रॉफिट थोड़ी ना कमा रहा है। 20 लाख से ऊपर सप्लाई कर रहा है ना, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इतना प्रॉफिट घर लेके नहीं जा पा रहा वो कि सारे रिकॉर्ड, सारे कंप्लायंस पूरे कर पाए। इस वजह से गवर्नमेंट लेके आई कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन स्कीम उन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो लायबल हैं, पर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। 1.5 करोड़ तक है, मतलब
सबसे पहली चीज, कॉम्पोजिशन स्कीम किसके लिए है? रजिस्टर्ड के लिए, अनरजिस्टर्ड के लिए? ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड के लिए। यानी अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल हो गए हो और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हो। सर फायदा क्या है? फायदा यह है, अगर आप नॉर्मल स्कीम में नॉर्मली रजिस्टर्ड होते हो बच्चे, तो आपको हर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, सेल्स का, परचेज का, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट सब मेंटेन करना होता है, हर मंथ जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है, इतना काम। पर अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चले गए तो अब आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो है आपकी सेल्स का रिकॉर्ड, ताकि गवर्नमेंट कल को वेरीफाई करना चाहे कितनी आपकी सेल्स हुई है, कहीं आप 1.5 करोड़ से ऊपर तो नहीं चले गए। वेरीफाई करने के लिए सेल्स के रिकॉर्ड रखने को बोलती है गवर्नमेंट। तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, आपको खाली एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कौन सा? सेल्स का। पूरे साल में एक ही रिटर्न फाइल करनी है, और साथ में हर क्वार्टर खत्म होने के बाद, मतलब अप्रैल में जून खत्म हो गया तो जुलाई में, सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर खत्म हो गया तो अक्टूबर में, ऐसे ही हर क्वार्टर के बाद आपको गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट देनी होती है जिसमें आप ये बताते हो कि पर्टिकुलर क्वार्टर में कितनी मैंने सेल्स करी थी। यानी कॉम्पोजिशन वाले में नॉर्मल कंपेयर करूंगा तो कम काम होता है। क्या कम काम होता है? एक ही रिटर्न फाइल करनी होती है साल की, 4 स्टेटमेंट देनी होती हैं और सारे रिकॉर्ड्स नहीं बनाने होते, सिर्फ सेल्स के रिकॉर्ड बनाने होते हैं। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, रजिस्ट्रेशन हो या कॉम्पोजिशन स्कीम हो, 20 लाख का टर्नओवर आप बोल रहे हो, 1.5 करोड़ का टर्नओवर आप बोल रहे हो, टर्नओवर निकालते कैसे हैं? तो गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई साहब, टर्नओवर हम निकालते हैं ये बोल के कि तुम जितना भी सप्लाई कर रहे हो, तुम जितना भी सप्लाई कर रहे हो, सबका एग्रीगेट लगाओ, सबका एग्रीगेट लगाओ। और जब तुम एग्रीगेट लगा रहे हो ना, तो भूल जाओ क्या टैक्सेबल है, क्या नॉन टैक्सेबल है, किस पे जीएसटी आता है, किस पे जीएसटी नहीं आता। टर्नओवर निकालते हुए सबको जोड़ो। मैंने कहा कैसी कैसी बातें कर रहे हो, अगर मैं अल्कोहल सप्लाई करूंगा तो वो भी जोड़ूंगा टर्नओवर में। हां, पर क्यों? जीएसटी थोड़ी ना मांग रहा हूं। टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन की लिमिट, कॉम्पोजिशन की लिमिट, ये निकालने के लिए हम टर्नओवर इसलिए निकालते हैं बच्चे, ये देखने के लिए कि आप कितने बड़े इंसान बन रहे हो, कितना प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में, और आपका प्रोग्रेस डिपेंड करेगा आपके टर्नओवर पे। ठीक है, आपने अल्कोहल बना के सेल किया, उस पे जीएसटी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, पर अल्कोहल सेल कर रहे हो तो आप इंसान तो बड़े बन रहे हो, पैसे तो ज्यादा अर्न कर रहे हो ना आप। तो जब भी मैं एग्रीगेट टर्नओवर बोलूंगा, वो ये देखने के लिए होता है कि एक इंसान किस लेवल तक पहुंच चुका है। हम जीएसटी नहीं पे करेंगे अगर उस पर जीएसटी नहीं आता होगा तो। पेट्रोलियम क्रूड को सेल करो, जीएसटी नहीं आएगा, पर क्या पेट्रोलियम क्रूड सेल करने से आप इंसान बड़े बनते जा रहे हो? जितनी सेल्स करोगे उतना पैसे कमाओगे, उतने बड़े इंसान बनोगे आप। यानी कि जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर बोलूंगा, उसका जीएसटी पे करने से लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ आपकी कैपेसिटी, आप कितनी ग्रोथ कर रहे हो वो देखने के लिए होता है। लॉजिक समझ आया? तो जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर बोलूंगा, उसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आएगी, टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर नॉन टैक्सेबल क्यों जोड़ रहे हो? मैं कहां बोल रहा हूं कि उस पर जीएसटी पे करना है, मैं तो खाली बोल रहा हूं एग्रीगेट टर्नओवर का काम होता है ये देखने के लिए कि आप एज अ पर्सन कितनी ग्रोथ कर चुके हो लाइफ में। समझ आया? तो जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर बोलूंगा, उसमें मैं सारे टैक्सेबल सप्लाईज लूंगा, सारे टैक्सेबल सप्लाईज। मान लो मैं लॉयर हूं, मैं क्या हूं? लॉयर। मैंने किसी को लीगल सर्विस दी, मैं हूं लॉयर अंगद, मैंने एबीसी कंपनी को लीगल सर्विस दी। जल्दी बताओ जीएसटी कौन पे करेगा? सर लास्ट टॉपिक पढ़ा था, रिवर्स चार्ज है। आप इंडिविजुअल लॉयर हो, आप एक कंपनी को लीगल सर्विस दे रहे हो, तो कंपनी जो कि रेसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। बिल्कुल ठीक। पर अब मुझे यह बताओ, मैं अगर लीगल सर्विस दे रहा हूं, ठीक है जीएसटी सामने वाला बंदा गवर्नमेंट को देगा, पर क्या मेरी सेल्स नहीं, मेरा टर्नओवर नहीं हो रहा? टर्नओवर तो हो रहा है, पैसे तो अर्न कर रहे हो। बिल्कुल। तो जब मैं अपना एग्रीगेट टर्नओवर निकालूंगा, उसमें ये वाली सप्लाई भी लेनी पड़ेगी मुझे जिसपे जीएसटी सामने वाला गवर्नमेंट को दे रहा है। मैं कहता हूं एग्रीगेट टर्नओवर को जीएसटी से मतलब ही नहीं है, ये तो खाली बताएगा कितने बड़े इंसान बनते जा रहे हो सर। और इसमें नॉन टैक्सेबल करो, टैक्सेबल करो, एग्जेम्प्ट करो या रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई करो, सबका टोटल लगा जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब कितने बड़े इंसान बनते जा रहे हो। ठीक है, ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज। सर एक्सक्लूडिंग क्या है?
एक्सक्लूडिंग द इनवर्ड सप्लाईज है, इसलिए लिख दिया था कि लोग कोई कंफ्यूज ना हो। अब एग्जांपल लेते हैं, मैंने दोबारा बता रहा हूं एग्जांपल। मैंने लीगल सर्विस दी एक कंपनी को, मैं कौन? सप्लायर, कंपनी कौन? रेसिपिएंट। गवर्नमेंट तक जीएसटी कौन पहुंचाएगा? वो कंपनी। टर्नओवर किसका? मेरा, मेरे टर्नओवर में ऐड होगा, मैंने सप्लाई करी है। गवर्नमेंट कह रही है कंफ्यूज होके ये मत कर देना कि जो कंपनी है जिसने लीगल सर्विस ली है, क्योंकि कंपनी टैक्स पे कर रही है तो कंपनी का टर्नओवर। कैसा टर्नओवर? टर्नओवर सेल्स को बोलते हैं। सेल्स तो मेरी हुई है, वो तो खाली रिवर्स चार्ज में जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंचा रही है। तो कंपनी की सेल्स मत मान लेना, कंपनी का वो इनपुट है, कंपनी की परचेज है। हाँ सर पता है, ये क्या जरूरत थी लिखने की? कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कंपनी जीएसटी पे करी तो कंपनी की सेल्स है वो। अरे कैसे कैसे सेल्स हो गई? सेल्स तो मैंने करी है, मैंने लीगल सर्विस दी है, कंपनी तो रेसिपिएंट है, उनकी तो परचेज है। वही लिखा है भाई साहब, अगर आपका इनपुट है ना, जस्ट बिकॉज इनपुट पे जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ता है रिवर्स चार्ज में, तो इनपुट को सेल्स मत बोल देना। पागल थोड़ी है, बोल देंगे हम, बहुत बच्चे इंटेलिजेंट है सर, हमको पता लग गया। ठीक है, यानी रिवर्स चार्ज में जो सप्लायर है उसका टर्नओवर है, जो रेसिपिएंट है जो गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहा है रिवर्स चार्ज में, उसका टर्नओवर नहीं है। उसका टर्नओवर कैसे होगा सर? उसका इनपुट है। ओके, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई के 3 पॉइंट होते हैं बच्चे। यहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई के 3 पॉइंट होते हैं। पहला, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी वो पांचों, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, वो पांचों नॉन टैक्सेबल जो हैं, इस डेफिनेशन के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाता है उनको। इसके बाद होली एग्जेम्प्ट। होली एग्जेम्प्ट मतलब आगे जाके एक चैप्टर आएगा, एग्जेम्पशंस, ऐसी कोई सप्लाई जिस पे गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज एंड ऑल। और इसके बाद आएगा निल रेट। निल रेट क्या होता है सर? निल रेट मतलब ऐसा कोई गुड जिसपे जीएसटी आना चाहिए था, पर जो जीएसटी का टैरिफ एक्ट है जहां लिखा हुआ है किस गुड्स के आगे कितना जीएसटी का रेट है, वहां पे निल लिखा है, गवर्नमेंट ने निल लिखा हुआ है, मतलब कि एग्जेम्पशन नहीं दी। एग्जेम्पशन क्या होता है? मान लो पेन है, मान लो पेन के ऊपर जीएसटी का रेट 12% का है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि आज से पेन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट करा जा रहा है, तो एक्ट, टैरिफ एक्ट के अंदर 12% लिखा होगा, बस नोटिफिकेशन आगे एग्जेम्पशन है तो एग्जेम्पशन दे दी है। पर जो निल रेट होते हैं, इनका मतलब जो टैरिफ एक्ट है उसी में रेट निल लिखा हुआ है। एग्जेम्पशन तो उस चीज पे दोगे ना जिस पे जीएसटी होगा, यहां तो टैरिफ एक्ट में निल लिख के दे दिया कि हमने इसके ऊपर रेट ही रखा हुआ है निल। ठीक है, ओके सर। यानी एग्जेम्प्ट सप्लाई के होते हैं 3 पार्ट्स। नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्ट कहलाया जाएगा इस डेफिनेशन के लिए, होली एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट कहलाया जाएगा इस डेफिनेशन के लिए, और निल रेट वाले भी एग्जेम्प्ट कहलाए जाएंगे इस डेफिनेशन के लिए। क्या है? जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहा हूं, मैं सारा टैक्सेबल भी लूंगा, मैं सारा निल भी लूंगा, सारा होली एग्जेम्प्ट भी लूंगा और सारा नॉन टैक्सेबल भी लूंगा। टर्नओवर निकाल रहा हूं ना, जीएसटी से मतलब ही नहीं है, सबको जोड़ो। अगला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं, माना जीएसटी नहीं आ रहा होगा, पर क्या एक्सपोर्ट पे टर्नओवर हो रहा है, मेरा सेल्स हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तुम्हारे टर्नओवर में जोड़ा जाएगा। और बच्चे एक्सपोर्ट को बोलते हैं जीरो रेट सप्लाई। ये बात ध्यान रखना, एक्सपोर्ट्स को क्या बोलते हैं? जीरो रेट सप्लाई। यहां एग्जेम्प्ट के अंदर क्या था? निल रेट। फर्क समझो, निल रेट मतलब वो प्रोडक्ट्स जिसका टैरिफ रेट एक्ट के अंदर ही जीरो, निल लिखा हुआ है, निल लिखा हुआ है। जीरो रेट मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो उस चीज को जीरो रेट बोला जाता है, क्योंकि जिसका लॉजिक है, जब आप कुछ चीज एक्सपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट आपको इतना इंसेंटिव दे देती है कि आपका बर्डन जीरो बन जाता है। ये लॉजिक है। तो अब याद रखो, एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या आता है? निल रेट। और जीरो रेट किसे बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स को बोलते हैं। और लास्ट, इंटर स्टेट सप्लाई हैविंग द सेम पैन। लास्ट टू लास्ट चैप्टर पढ़ा था डीडीपी वाला पॉइंट, वो भी आएगा। मतलब अगर मैं स्टॉक ट्रांसफर भी कर रहा हूं अपने ही किसी यूनिट को, वो भी मेरे टर्नओवर में ऐड होगा। ठीक है, ये थी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। मैंने कहा ना, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सब कुछ जोड़ दो, जितना भी सप्लाई करते हो, देखो ही मत कि वो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, जीरो रेट यानी एक्सपोर्ट है, सब कुछ जोड़ो। हम टर्नओवर देखते हैं आपकी कैपेसिटी देखने के लिए। हो सकता है कईयों पे जीएसटी ना आए, नॉन टैक्सेबल पे जीएसटी नहीं आता, एग्जेम्प्ट पे जीएसटी नहीं आता, तो मैं जीएसटी कहां निकाल रहा हूं? मैं तो खाली बता रहा हूं टर्नओवर कैसे निकलता है। इतना समझ आया? ठीक है,
अब जैसे ये टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करेगा तो क्या कराना पड़ेगा जीएसटी में? रजिस्ट्रेशन। तो आओ एक क्वेश्चन दिखाओ मुझे, जल्दी बताओ। टर्नओवर दिल्ली में है 21 लाख का, क्या मैं कराऊंगा रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल कराना पड़ेगा। ओके, अगला बताओ। टर्नओवर दिल्ली में है 20 लाख, हरियाणा में भी 20 लाख, सर अलग अलग 20 क्या एग्रीगेट करना पड़ेगा? बिल्कुल एग्रीगेट। टर्म क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर, इंडिया वाइड। चक दे इंडिया देखिए ना, स्टेट के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया। तो पूरे इंडिया का टर्नओवर ऐड करो, 20 40 लाख। क्या ये 20 लाख क्रॉस कर गया? हाँ। तो कराना रजिस्ट्रेशन? हाँ। कहां पे? हर स्टेट में। एक बार 20 लाख एग्रीगेट क्रॉस कर गया, अब तुम किसी भी स्टेट में जाओ और टैक्सेबल सप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा दिल्ली का टर्नओवर 50 लाख 50 लाख है, मुंबई का टर्नओवर 100 रुपीस है, तो मुंबई में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर चुका है। समझ आया? एग्रीगेट टर्नओवर देखते टाइम स्टेट के नाम नहीं देखने, क्या देखना? इंडिया। 20 लाख क्रॉस कर गया, उसके बाद तुम किसी भी स्टेट में कुछ भी करो, चाहे 100 रुपए कमाओ चाहे 1000 रुपीज कमाओ, अब वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके सर। टर्नओवर दिल्ली में है 8 लाख का, ओके। पंजाब में है 15 लाख का पर नॉन टैक्सेबल, यानी पेट्रोलियम क्रूड एंड ऑयल। एग्रीगेट पे क्या नॉन टैक्सेबल आता है? बिल्कुल आता है, एग्रीगेट में सब कुछ आता है। एग्रीगेट कितना हो गया? 23 लाख। क्या 20 लाख क्रॉस कर गया एग्रीगेट? हाँ। रजिस्ट्रेशन कराना है? हाँ। कहां पे? दिल्ली में। सर पंजाब में क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब में तुम जीएसटी वाला सप्लाई कर ही नहीं रहे। अच्छा, मतलब एग्रीगेट में सब कुछ लेना है? हां, पर रजिस्ट्रेशन तो उसी पर्टिकुलर स्टेट में कराओगे जहां पे कुछ टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। जहां पे टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं रहे, वहां किस बात का रजिस्ट्रेशन मुन्ना? दोबारा सुनो क्या बोला। एग्रीगेट टर्नओवर क्या बताएगा? पूरा टर्नओवर कितना है। वो अगर 20 लाख क्रॉस कर गया तो रजिस्ट्रेशन कराना है। हां, यानी एग्रीगेट टर्नओवर में सारे टर्नओवर आएंगे, एग्जाम, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल सब। पर जैसे ही 20 लाख क्रॉस कर गया, रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट में जहां टैक्सेबल टर्नओवर हो रहा होगा। इस एग्जांपल में पंजाब में सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल टर्नओवर है। वो बंदा कहेगा भाई साहब मेरे सप्लाई पे जीएसटी है ही नहीं, मैं क्यों कराऊं रजिस्ट्रेशन? तो वो नहीं कराएगा। समझ आया? यानी इस केस में कहां होगा रजिस्ट्रेशन? सिर्फ दिल्ली में। अगला एग्जांपल देखो। टर्नओवर मुंबई में 12 लाख का है, तमिलनाडु में 15 लाख का है जो कि नॉन टैक्सेबल है। एग्रीगेट कितना हो गया? 27 लाख। क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा? बिल्कुल। एग्रीगेट 20 क्रॉस कर गया, कराना होगा, पर कहां कराएगा? सिर्फ मुंबई में। तमिलनाडु में क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल कर रहा है। पर अगर अब वो तमिलनाडु में 1 रुपी का भी टैक्सेबल टर्नओवर कर देगा तो अब रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु में कराना पड़ जाएगा। अभी तक क्यों बचा हुआ तमिलनाडु में? क्योंकि सिर्फ नॉन टैक्सेबल कर रहा है, जिसपे जीएसटी है ही नहीं, तो बचा हुआ है। पर क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 27 लाख हो चुका है, 20 लाख क्रॉस कर चुका है, अब पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में 1 रुपी का भी अगर टैक्सेबल टर्नओवर कर दिया तो उस स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। समझ आ गया पॉइंट अब ये? यस सर। अगला बताओ। सिर्फ मुंबई में काम करता है बंदा, सिर्फ मुंबई में, और इंडिया में कहीं काम नहीं करता। सारा टर्नओवर 80 लाख का है मुंबई में। मुंबई में 80 लाख, 80 लाख का टर्नओवर, पर वो 5 में से कुछ होगा पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसमें से कुछ होगा क्योंकि नॉन टैक्सेबल दिया हुआ है। 80 लाख का है। क्या एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस किया? बिल्कुल किया। पर क्या कराना रजिस्ट्रेशन? नहीं कराना। क्यों? लिमिट क्रॉस हो गई, बट टैक्सेबल काम करोगे तो ही ना कराओगे रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक। तो इसको रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं कराना। पर अब सुनो, क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया में 20 लाख क्रॉस कर गया है, अब किसी भी स्टेट में 1 रुपए की भी टैक्सेबल सप्लाई करी तो उस स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। समझ आ गया? बिल्कुल सर, समझ आ गया। पॉइंट क्लियर? मतलब एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हुए सबको जोड़ो, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, सब कुछ जोड़ो। ठीक है, जोड़ दिया।
पर रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट में कराओगे जहां पे टैक्सेबल टर्नओवर हो रहा होगा, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 100 रुपए का हो। यानी सबसे पहले पूरे इंडिया के टर्नओवर का टोटल लगाओ, देखो क्या 20 लाख क्रॉस कर गया, हाँ। उसके बाद देखो जिस जिस स्टेट में टर्नओवर हो रहा है टैक्सेबल वाला, उस स्टेट में कराओ रजिस्ट्रेशन। क्लियर पॉइंट? ओके बच्चे, क्लियर हो गया पॉइंट। मतलब सर इस डेफिनेशन में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। पहला, एग्रीगेट देखते हो पूरे इंडिया का देखना है, बिल्कुल, और एग्रीगेट देख रहा हूं तो टैक्सेबल भी देखना है, एग्जेम्प्ट भी देखना है, एक्सपोर्ट्स भी देखना है, सब देखना है, बिल्कुल ठीक। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या था इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? सर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट का मतलब था 3 चीजें, नॉन टैक्सेबल, होली एग्जेम्प्ट, निल रेट। जीरो रेट को निल नहीं बोलते, जीरो रेट एक्सपोर्ट्स को बोलते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट का मतलब क्या था? नॉन टैक्सेबल, होली एग्जेम्प्ट, निल रेट। अब एक काम करो, क्वेश्चन देखो, मुझे बताओ। मिस्टर तालिब एक मैन्युफैक्चरर है, इनका निकालो एग्रीगेट टर्नओवर। क्या निकालो? एग्रीगेट टर्नओवर। चलो, इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक ही स्टेट में भाई साहब निल रेट वाली सप्लाई कर रहे हैं। निल रेट मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई, और टर्नओवर निकालने को बोला है तो हम तो सब कुछ टोटल लगाएंगे। कितना? 15 लाख टोटल हो गया। आएगा टर्नओवर का पार्ट, बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई करी, इंट्रा स्टेट फॉरवर्ड चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 88,50,000। मतलब जो ये 88,50,000 की सप्लाई करी है ना, इसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। भाई साहब जीएसटी को तो बाहर करना पड़ेगा, हम टर्नओवर सेल्स मांग रहे हैं, सेल्स के अंदर अगर जीएसटी है तो बाहर निकालो। हमें टर्नओवर के अंदर जीएसटी क्यों डालें? टर्नओवर के अंदर जीएसटी क्यों डालें? वरना तो जल्दी 1.5 करोड़ पहुंच जाएगा। जीएसटी को बाहर निकालो, हमें खाली टर्नओवर चाहिए, सिर्फ टर्नओवर चाहिए। इसीलिए डेफिनेशन बोला था, एक्सक्लूड सारे तरह के जीएसटी। सीजीएसटी बाहर करो, एसजीएसटी बाहर करो, यूटी बाहर करो, आईजी बाहर करो, सिर्फ टर्नओवर चाहिए, जीएसटी नहीं चाहिए। तो 88,50,000 में से हमने डिवाइड किया 118% से, ये आ गया 75 लाख। हमारे काम में कितना? 75 लाख। तो हमारा टर्नओवर, सॉरी, 15 लाख बन चुका है, 75 लाख बन चुका है। अगला पढ़ते हैं, इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड मैंने इनपुट लिया जिसमें मुझे रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। इनपुट लिया ना, परचेज है, सेल्स थोड़ी है। सामने वाले का बनेगा टर्नओवर, जिसने मुझे सप्लाई करी है। मैं तो खाली आरसीएम में गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे कर रहा हूं, मेरा तो इनपुट है, ये मेरा टर्नओवर नहीं है, सामने वाले का बनेगा। अगला, इंट्रा स्टेट सप्लाई मैंने करा एग्जेम्प्ट गुड्स का, मैंने ऐसे गुड्स की सप्लाई करी जो एग्जेम्प्ट है। क्या एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? सब आता है, ये भी आएगा। 9 लाख आ गया पूरा पूरा। अगला, इंटर स्टेट, मैंने एक स्टेट से दूसरी स्टेट सप्लाई करी जिसपे आईजीएसटी 12% का इंक्लूडिंग है। यानी जो मैंने 16,80,000 की सप्लाई करी है, इसमें 12% जीएसटी ऑलरेडी है। तो जीएसटी को बाहर निकालो, हमें खाली टर्नओवर चाहिए। तो कैसे करूंगा? अमाउंट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। क्या बना फॉर्मूला? अमाउंट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अमाउंट कितना है? 16,80,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 12, 112%। डिवाइड किया, ये आ गया 15 लाख। ये भी मेरा टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, इंटर स्टेट सप्लाई, अपने ही एस्टैब्लिशमेंट अंडर सेम पैन डीडीपी को मैंने सप्लाई करा, ये भी आता है टर्नओवर में। सप्लाई तो टर्नओवर में सब कुछ आएगा। कितना? 11,20,000, ये भी इंक्लूडिंग जीएसटी है 12%। अब जीएसटी को बाहर कैसे निकालूंगा? अमाउंट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अमाउंट कितना? 11,20,000 डिवाइड बाय 100 प्लस 12, 112%। डिवाइड कर दिया, आ गया 10 लाख। सबका टोटल लगाया, ये आ गया 1,24 लाख। सिंपल, 1,24 लाख निकल गया मेरा। यही निकालना था एग्रीगेट टर्नओवर, निकाल दिया। क्लास के स्टार्टिंग में आओ वापस, कहा था मैंने 20 लाख क्रॉस कर गया तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब अगर कोई कॉम्पोजिशन में जाना चाहे तो उसके लिए लिमिट होती है 1.5 करोड़। यानी जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ तक होता है, तब तक आप कॉम्पोजिशन में रह सकते हो। एक बार टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया, अब आपको कॉम्पोजिशन से निकल के बाहर आना पड़ेगा। हमारा अभी साल कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है सर।
तो इस साल 2021 में मुझे कॉम्पोजिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह देखने के लिए पिछले साल का टर्नओवर देखा जाता है कि अगर 2021 में मुझे कॉम्पोजिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए 2020 लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा। अगर वो टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था एग्रीगेट इंडिया का, तो इस साल मैं कॉम्पोजिशन ले सकता हूं, ऑप्शन है ले सकता हूं। पर अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया था, क्रॉस कर गया था, तो इस साल मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। यानी कॉम्पोजिशन स्कीम लेने की लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़। इस साल मुझे कॉम्पोजिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है मेरे लास्ट ईयर के टर्नओवर पे। इतना क्लियर हुआ? और डीप में जाएंगे इसके ऊपर अभी। चलो अगला बताओ मुझे। अक्षता ट्रेडर्स 5 आउटलेट है, 5 सिटीज में, अलग अलग शहरों में काम करती है। कह रहे बताओ, निकालो एग्रीगेट टर्नओवर। दिल्ली में इतना, गुड़गांव में इतना, जयपुर इतना, मुंबई इतना, बिहार इतना। सर एग्रीगेट टर्नओवर स्टेट वाइज निकलता है? नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर इंडिया वाइड निकलता है। सिटी के नाम, सिटी नाम सुनाई नहीं देते, एक ही नाम सुनाई देता है, क्या? इंडिया। सबका टोटल लगाओ, ये आ गया 31,86,000, पर ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो वैल्यू डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। 31,86,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18, 118%, टर्नओवर निकल गया 27 लाख। क्लियर हो गया? ओके सर। चलो अब बताओ एग्रीगेट टर्नओवर लॉयर भाई साहब का। लॉयर भाई साहब ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी 15 लाख की, रिवर्स चार्ज में सामने वाला गवर्नमेंट को जाके जीएसटी पे करेगा। पर क्या मेरा टर्नओवर नहीं है? सर टर्नओवर तो है, लीगल सर्विस तो दे रहे हो, टर्नओवर तो है, लॉयर के टर्नओवर में ऐड तो होगा 15 लाख। ओके सर। रेंटिंग करी मूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है, ये भी टर्नओवर है, ओके सर। गुड्स की ट्रेडिंग करी, ये भी टर्नओवर है, ओके सर। टोटल लगाओ, ये आ गया 29 लाख मिस्टर अभिषेक का टर्नओवर। टर्नओवर निकालते हुए कुछ नहीं देखना, एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल है, गुड्स है, सर्विस है, टोटल लगा के आंसर दे दो बस। अगर जीएसटी इंक्लूसिव होगा, इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, तो जीएसटी को बाहर कर देना। कैसे बाहर करते हैं? वैल्यू डिवाइड बाय 100 प्लस रेट से। ओके सर। सर ये क्या है? टर्नओवर इन स्टेट। हाँ, स्टेट का टर्नओवर क्यों निकालने को बोलेंगे? स्टेट का टर्नओवर इसलिए निकालने को बोलेंगे बच्चे, क्योंकि आओ मैं आपको एग्जांपल के ऊपर लेके जाता हूं। देखो, चलते हैं इस एग्जांपल के ऊपर। दिल्ली में कितना टर्नओवर? 20 लाख। हरियाणा में कितना? 20 लाख। रजिस्ट्रेशन कराना है, हाँ, क्योंकि एग्रीगेट 20 क्रॉस कर गया, बिल्कुल। अब बताओ, एग्रीगेट तो 20 क्रॉस कर गया, रजिस्ट्रेशन तो कराना है, पर आपको पता है हर स्टेट का अलग रजिस्ट्रेशन होता है। दिल्ली का दिल्ली में होगा, हरियाणा का हरियाणा में होगा। अब दिल्ली में जब मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्योंकि एग्रीगेट 20 क्रॉस कर गया था पूरे इंडिया का, दिल्ली गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दूंगा? जितना दिल्ली में सेल हुआ है। हरियाणा गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दूंगा? जो हरियाणा में सेल हुआ है। यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, ध्यान से सुन लो, रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, यह देखने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर। पर देना कितना है गवर्नमेंट को जीएसटी, उसके लिए स्टेट का टर्नओवर, क्योंकि स्टेट वाइज होता है रजिस्ट्रेशन। तो दिल्ली में कितना दूंगा जीएसटी, उस डिपेंड करेगा दिल्ली में कितना टर्नओवर है मेरा। महाराष्ट्र में कितना जीएसटी पे करूंगा, डिपेंड करेगा महाराष्ट्र में कितना टर्नओवर है मेरा। मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, वो देखने के लिए एग्रीगेट पूरे इंडिया का टर्नओवर। पर अब जिस स्टेट में काम कर रहा हूं, उस स्टेट को कितना जीएसटी पे करूंगा, वो देखने के लिए उस स्टेट में कितना मेरा टर्नओवर है, वो फर्क समझ आया? एग्रीगेट टर्नओवर का रेलेवेंस क्या है? रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, उसके लिए। स्टेट के टर्नओवर का रेलेवेंस क्या है? उस स्टेट में कितना जीएसटी पे करना है, वो। ओके सर जी, समझ आ गया। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं। एग्जेम्प्ट का मतलब सिर्फ 3 चीजें हैं, होली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, निल रेट। होली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, निल रेट। चलो मुझे बताओ एग्जेम्प्ट सप्लाई कितना बनेगा, सिर्फ बताना एग्जेम्प्ट कितना बनेगा। सप्लाई करी गुड्स की जिसपे 18% जीएसटी था, पर एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के, क्या ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है? बिल्कुल एग्जेम्प्ट सप्लाई है। एग्जेम्प्ट में खाली 3 चीज पकड़ना बच्चे, होली एग्जेम्प्ट, निल रेट, नॉन टैक्सेबल। सप्लाई किया गुड्स का जिसका रेट ही निल है, क्या ये एग्जेम्प्ट है? बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब होली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, निल। अगला, सप्लाई किया सर्विसेज का फॉर एक्सपोर्ट्स
वे रेट इज जीरो। क्या जीरो रेट सप्लाई एग्जेम्प्ट होती है? नहीं, एग्जेम्प्ट में खाली तीन चीजें आती हैं। क्या क्या? होली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, निल। और ना तो एक्सपोर्ट्स होली एग्जेम्प्ट है, ना तो एक्सपोर्ट्स नॉन टैक्सेबल है, ना ही एक्सपोर्ट्स निल है। तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं कहलाया जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्वेश्चन ने बोला है सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई बताओ क्या है क्या नहीं है, ये क्वेश्चन ने बोला है। और एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब तीन चीज, होली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, निल। अगला, सप्लाई ऑफ अल्कोहल नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट का पार्ट बनती है। एग्जेम्प्ट में क्या क्या आता है? नॉन टैक्सेबल, होली एग्जेम्प्ट और निल, यानी एग्जेम्प्ट है। सप्लाई ऑफ गुड्स जिसपे 12% जीएसटी था पर पार्टली एग्जेम्पशन दे दी, मतलब गवर्नमेंट ने बोला 12 की बजाय चलो 9% टैक्स पे कर दो, चलो 7% टैक्स पे कर दो, चलो 2% टैक्स पे कर दो, पर ये एग्जेम्प्ट नहीं कहलाया जाएगा। एग्जेम्प्ट तभी कहलाया जाता अगर तीन चीजें बनती, नॉन टैक्सेबल, होली एग्जेम्प्ट, पूरा एग्जेम्प्ट या निल रेट, तो ये भी एग्जेम्प्ट नहीं है। अगला, गुड सप्लाई करे अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। सर कॉम्पोजिशन स्कीम में सप्लाई कर रहे हो, ना तो बोला है एग्जेम्प्ट, ना बोला है नॉन टैक्सेबल, ना बोला है निल, तो ये भी एग्जेम्प्ट नहीं है। लास्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स जिसपे आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी नहीं मिलता, ना मिले, कहीं बोला है नॉन टैक्सेबल है, नहीं, कहीं बोला है एग्जेम्प्ट है, नहीं, कहीं बोला है निल रेट है, नहीं, तो ये भी एग्जेम्प्ट नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला था? खाली एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी है बता दो, वो हमने निकाल दिया। एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए खाली तीन चीज देखनी है बच्चे, होली एग्जेम्प्ट, निल रेट, नॉन टैक्सेबल, खत्म। समझ आया इतना? ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर कॉम्पोजिशन स्कीम। अभी तो खाली एक डेफिनेशन पढ़ी है एग्रीगेट टर्नओवर की, दोबारा सुन लो। एग्रीगेट टर्नओवर देखना है इंडिया वाइड, वो निकालते हुए सारा आपका टर्नओवर आएगा, टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, निल हो, जीरो हो, सब आएगा। बस जीएसटी अमाउंट नहीं आएगा, वो बाहर कर देना, इंक्लूडिंग होगा तो ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है? नॉन टैक्सेबल, निल, होली एग्जेम्प्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट तो क्या बोलते हैं? जीरो रेट। अगर मुझे इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर कैन बी मैक्सिमम 1.5 करोड़, यानी मेरे पिछले साल का एग्रीगेट इंडिया वाइड टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक था तो इस साल मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं। अब क्वेश्चन आता है सर कॉम्पोजिशन स्कीम लेना कंपलसरी है या ऑप्शन है? मेरा ऑप्शन है, मैं चाहूं तो लूं, मैं चाहूं तो ना लूं, पर अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया तो अब तो मैं ले ही सकता, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम तभी ले सकते हो अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर गया था तो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। सर एक बात बताओ, डाउट आ रहा है बहुत देर से माइंड में, मैंने कहा बोलो। सर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ था, ठीक है, 1 करोड़ था, इस साल ले सकता हूं कॉम्पोजिशन? हाँ ले सकता हूं। इस साल का टर्नओवर 3 करोड़ हो गया, जैसे इस साल का टर्नओवर 3 करोड़ हुआ, कॉम्पोजिशन की लिमिट क्या है? सर 1.5 करोड़, तो इस साल 1.5 करोड़ तक तो मिलेगा कॉम्पोजिशन, इस साल 1.5 करोड़ तक तो मिलेगा कॉम्पोजिशन, और जैसे 1.5 से ऊपर गया अब नॉर्मल स्कीम में चला जाऊंगा, यानी एक ही साल में दो पार्ट हो जाएंगे, इस साल 1.5 तक कॉम्पोजिशन, उसके बाद नॉर्मल। और क्योंकि इस साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर चुका है, अगले साल कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। दोबारा सुनो क्या बोला, इस साल कॉम्पोजिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा लास्ट ईयर के टर्नओवर पे, कि वो 1.5 करोड़ तक था तो इस साल मिल जाएगा कॉम्पोजिशन। इस साल कितने अमाउंट तक रह सकता हूं स्कीम के अंदर? जब तक इस साल एग्रीगेट 1.5 करोड़ की सप्लाईज कर रहा हूं। जैसे ही इस साल मैंने 1.5 करोड़ से ऊपर की सप्लाई टर्नओवर कर दिया तो उसी टाइम कॉम्पोजिशन से निकल के नॉर्मल में चला जाऊंगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराता हूं, अभी आपको टेंशन ना लो, थोड़ा बेसिक कराऊंगा अभी, फिर आऊंगा क्वेश्चन के ऊपर। चलो, अभी तक हमने देखा कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई कैसे देखते हैं, देख लिया। अब चलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के पॉइंट्स के ऊपर। देखो, सबसे पहली चीज, इस साल अगर कॉम्पो स्कीम लेनी है तो लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1.5 करोड़ तक, ठीक है। पर अब ना कुछ स्टेट्स को टेंशन हो गई, जो छोटी स्टेट्स हैं, छोटी मतलब जहां पे ज्यादा लेवल का बिजनेस नहीं होता, वो स्टेट्स गई जीएसटी काउंसिल के पास और उन्होंने बोला सर आप कह रहे हो कि 1.5 करोड़ तक
लोग जाएं कॉम्पोजिशन स्कीम में। और हाँ, कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर जाते हो ना, तो आपको 1% या 5% के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को जीएसटी देना होता है। हाँ, 1 या 5 फिक्स होता है, अभी कराऊंगा। यानी जो नॉर्मल जीएसटी के रेट्स होते हैं 12%, 18%, वो एप्लीकेबल नहीं होते अगर आप आ जाते हो कॉम्पो स्कीम में। तो आप पे सिर्फ 1% या 5% का जीएसटी लगता है। तो अब जो छोटी स्टेट्स थी जिनका टर्नओवर होता ही कम है, वो कहते हैं कि सर हमारे पास गिने चुने तो बिजनेसमैन हैं जो अच्छा काम करते हैं, अब उसमें से भी अगर हम 1.5 करोड़ तक 1% या 5% का टैक्स लेंगे, हम चलाएंगे कैसे अपनी इकोनॉमी, अपनी स्टेट। तो वो स्टेट कौन सी थी? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, असम, हिमाचल, जम्मू। इन्हें कहा जाता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। स्पेशल क्यों? क्योंकि इनके लिए स्पेशली अलग रूल्स होते हैं। तो जहां हर स्टेट 1.5 करोड़ तक अलाउ कर रही थी कॉम्पोजिशन, इन स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आप 75 लाख तक दो कॉम्पोजिशन। 75 लाख से ऊपर अगर जाएगा कोई, तो वो कॉम्पो से बाहर हो जाएगा। मतलब अगर अब आप अपने साल में अरुणाचल में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में अगर आप काम कर रहे हो, तो लास्ट ईयर के टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ नहीं, कम होके 75 लाख देखी जाएगी अगर इस साल आपको कॉम्पोजिशन लेना है तो। और एक पॉइंट सेम चलेगा, लास्ट ईयर अगर 75 लाख की लिमिट तक आपको मिल रहा था कॉम्पोजिशन इस साल, मतलब अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 75 लाख तक था, तो इस साल कॉम्पो ले सकते हो। और इस साल भी जैसे ही टर्नओवर 75 लाख को क्रॉस कर गया, कॉम्पो से हो जाओगे बाहर। फिर 75 लाख के ऊपर जितना टर्नओवर जाएगा, उस पे आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी पे करना होगा। यानी कि दो चीजें हो गई। अगर आप नॉर्मल स्टेट हो, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, तो लास्ट ईयर टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तो होगा, तो इस साल कॉम्पो ले सकते हो। और इस साल 1.5 करोड़ तक कॉम्पो में रहोगे, उसके ऊपर टर्नओवर चला गया तो अब नॉर्मली टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हो, तो लास्ट ईयर 75 लाख तक का टर्नओवर होना चाहिए कि इस साल एलिजिबल हो कॉम्पो लेने के लिए। और इस साल भी 75 लाख तक रहोगे कॉम्पो स्कीम के अंदर, और 75 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर गया तो स्कीम से हो जाओगे बाहर। फिर अब आपको नॉर्मली टैक्स पे करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर इस साल मैं 3 स्टेट्स में काम करता हूं, 2 नॉर्मल दिल्ली और हरियाणा, और 1 मणिपुर स्पेशल। अब क्या करूं? मैं नॉर्मल में भी काम कर रहा हूं, स्पेशल में भी काम कर रहा हूं। तो यहां गवर्नमेंट कहती है अगर आप एक भी स्पेशल स्टेट में काम कर रहे हो, तो अब आप 1.5 करोड़ भूल जाओ, अब आपकी एग्रीगेट लिमिट 75 लाख से रहेगी। मतलब अगर आप एक भी स्पेशल स्टेट में आ गए, तो 1.5 करोड़ को भूल जाओ, अब 75 लाख ही रहेगा ओवरऑल इंडिया में। यह बात याद रखना। ठीक है। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इन स्टेट्स के लिए 75 लाख तो कर दिया, पर 3 स्टेट्स जो स्पेशल थी, उन्होंने बोला चाहे हम छोटे हो भाई साहब, पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। पता है किस किस ने? जो मैंने एंड में लिखी हुई है, आसाम, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। आसाम, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने बोला चाहे हम छोटे हैं, हमारा दिल बड़ा है, चाहे हम स्पेशल है, हमें नहीं चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट, हम हमारे लोगों को 1.5 करोड़ तक की लिमिट देंगे। चाहो कॉम्पो में रहना है, नो 75 लाख, यस 1.5 करोड़। यानी एमसीक्यू बनता है, 3 ऐसी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं जो स्पेशल होने के बाद भी अपने लोगों को 75 लाख नहीं 1.5 करोड़ की लिमिट देती हैं। कौन कौन सी? असम, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर। तो कॉम्पोजिशन के लिए 1.5 करोड़ में नॉर्मल तो सारी स्टेट्स आएंगी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, साथ साथ 3 और ऐसी स्टेट्स हैं जो 1.5 करोड़ में आती हैं। कौन कौन? असम, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अब थोड़ा और पॉइंट्स आपको बताऊं मैं, अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के कुछ पॉइंट्स बताता हूं। नॉर्मली क्या होता है, मैं ये पेन अगर खरीदने जाता हूं, तो मैं पेन की वैल्यू देता हूं सप्लायर शॉपकीपर को, और इसका जीएसटी भी देता हूं शॉपकीपर को। मैं पेन लेके आ गया, रेसिपिएंट का काम खत्म। सप्लायर क्या करता है? सप्लायर पेन की वैल्यू अपनी पॉकेट में डालता है और जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। यही होता है ना इनडायरेक्ट टैक्स। रेसिपिएंट अपना बर्डन शॉपकीपर को देता है, शॉपकीपर आगे ट्रांसफर करता है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करके।
पर क्योंकि आप कॉम्पोजिशन में हो, गवर्नमेंट आपसे कोई रिकॉर्ड तो मेंटेन कराती नहीं है, खाली सेल्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कॉम्पोजिशन वालों को, यार अगर तुम रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करोगे और तुम कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे, तो हमें कैसे पता, गवर्नमेंट कह रही है, कि तुम कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, कितना हमको पे कर रहे हो। तो क्योंकि कॉम्पोजिशन वाले कोई रिकॉर्ड्स नहीं बनाते, तो गवर्नमेंट ने बोला कॉम्पोजिशन वालों को, भाई साहब जो कॉम्पोजिशन के अंदर जीएसटी का रेट होगा ना 1% या 5%, बताऊंगा अभी, वो अपनी पॉकेट से जमा करना है गवर्नमेंट को अब। यानी कॉम्पोजिशन का बंदा रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं करता जीएसटी, जितनी सप्लाई करेगा उसका निकालेगा 1% या 5% और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। एग्जाम्पल के लिए, कॉम्पोजिशन वाला सेलर अगर 1000 रुपीज की सेल करता है और अगर उस पर 1% का जीएसटी है, तो 1000 रुपीज का 1% 10 रुपीज खुद गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, रेसिपिएंट से नहीं लेगा। सेकेंड डिफरेंस नॉर्मल स्कीम में और कॉम्पो में, नॉर्मल स्कीम में इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है, पर क्योंकि कॉम्पोजिशन का बंदा कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बनाता, कुछ अपने पास रखता ही नहीं डॉक्यूमेंट्स, तो गवर्नमेंट हवा में थोड़ी दे देगी इनपुट का क्रेडिट, गवर्नमेंट अब इनपुट का क्रेडिट भी नहीं देगी। यानी दो चीजें हो गई, एक कॉम्पोजिशन वाला बंदा सामने वाले रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, अपनी पॉकेट से जमा करता है। सेकंड, कॉम्पोजिशन वाले बंदे को इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी नहीं मिलता। ये दोनों चीजें चाहिए तो जाओ नॉर्मल स्कीम में, किसने मना किया है, करो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन। इतना समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं थ्योरी पे। देखो, कॉम्पोजिशन स्कीम दो तरह की होती है। पहले मैं आपको कराता हूं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 वाली। 10 सबसेक्शन 1 वाली कॉम्पोजिशन स्कीम बेसिकली तीन लोगों के लिए है। एक, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मैन्युफैक्चर किसी भी चीज का करो, पेन, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, जो बनाना है बनाओ, मैन्युफैक्चरर हो तो कॉम्पोजिशन ले सकते हो। सेकंड, ट्रेडर, मैं मैन्युफैक्चर तो नहीं करता, मैं ट्रेडिंग करता हूं, एसी खरीदा, सेल किया, लैपटॉप परचेज किया, सेल किया, पेन परचेज किया, सेल किया, मतलब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं गुड्स की। यानी मैन्युफैक्चरर किसी भी चीज का, ट्रेडर किसी भी चीज का, वो कॉम्पोजिशन में आ सकता है। अब बात आती है सर्विस प्रोवाइडर्स की। तो सर्विस प्रोवाइडर खाली एक ही कैटेगरी का, सिर्फ एक कैटेगरी का अलाउ किया गया है, वो है रेस्टोरेंट और केटरिंग वाला। अगर आप रेस्टोरेंट एंड केटरिंग की सर्विस देते हो तो आपको 10 सबसेक्शन 1 का कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकता है। पर रेस्टोरेंट एंड केटरिंग के अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे मैं एजुकेशन की सर्विस दे रहा हूं, कोई ऑटो ड्राइवर होगा तो ऑटो वाली सर्विस देगा, उन सब के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है। तो 10 सबसेक्शन 1 का कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ तीन लोगों के लिए है, मैन्युफैक्चरर किसी भी चीज का, ट्रेडर किसी भी गुड्स का, पर सर्विस प्रोवाइडर कितना कवर्ड है, सिर्फ एक, कौन सा, रेस्टोरेंट और केटरिंग वाला। तो आप बताओ 10 सबसेक्शन 1 किसके लिए हुआ, गुड्स वालों के लिए हुआ या सर्विस वालों के लिए? सर गुड्स वालों के लिए हुआ, सर्विस तो एक ही कवर की है बस। बिल्कुल ठीक। अब बात करते हैं किस रेट से जीएसटी पे करना है। मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर किसी भी गुड्स का 1% जीएसटी पे करता है। कितना? 1%। और जब मैं 1% जीएसटी बोल रहा हूं, इट मींस 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। तो एमसीक्यू अगर आता है तो देख लेना क्वेश्चन ने क्या बोला है, मैन्युफैक्चरर कितने रेट से जीएसटी पे करेगा कॉम्पोजिशन में? 1%। मैन्युफैक्चरर कितने रेट से सीजीएसटी या एसजीएसटी पे करेगा फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? 0.5%। ये बात देख लेना। और अगर आप रेस्टोरेंट केटरिंग के अंदर हो और जाते हो कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो आपका जीएसटी रेट बनता है 5%। मैन्युफैक्चर ट्रेडर 1%, रेस्टोरेंट केटरिंग 5%। कितनी लिमिट तक मिलता है? सर 1.5 करोड़ तक। लास्ट ईयर अगर 1.5 करोड़ तक टर्नओवर था तो इस साल मैं कॉम्पो ले सकता हूं, और इस साल कितनी लिमिट तक मिलेगा? 1.5 करोड़ तक। ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी में हो तो 75 लाख। स्पेशल कैटेगरी कौन सी ऐसी हैं जो 1.5 करोड़ की लिमिट देती हैं? असम, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है सर। अब बात आती है सर सर्विस प्रोवाइडर कहां जाएगा? उनके लिए नया स्कीम बना दिया है 10 सबसेक्शन 2A। 10(2)A बेसिकली क्या बोलता है, अगर आप 10 सबसेक्शन 1 से बाहर हो गए, बाहर क्यों होते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, पर अभी समझो अगर आप किसी भी रीजन की वजह से 10 सबसेक्शन 1 से बाहर हो गए,
कुछ कंडीशन है तो पूरी नहीं हो पाई होंगी, उससे बाहर हो गए, तो अब आपके लिए 10 सबसेक्शन 2A के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी 10 2A में कौन आता है? जो 10 सबसेक्शन 1 में नहीं आ पाया। एग्जाम्पल के लिए मैं एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर 10 1 में जा सकता नहीं था, वहां से रेस्टोरेंट केटरिंग था, तो मैं कहां जा सकता हूं? 10 2A में। ऑटो ड्राइवर जो ऑटो चलाता है वो 10 1 में नहीं जा पाया, कहां जा सकता है? 10 2A में जा सकता है। और भी कंडीशन है बताऊंगा, बेसिक बता दिया। 10 2A में कौन आ सकता है? जो 10 1 से बाहर हो गया। सर 10 1 में कितना एग्रीगेट टर्नओवर था? 1.5 करोड़ या 75 लाख? यहां भी कोई लिमिट है? हाँ, यहां भी लिमिट है। यहां लिमिट है 50 लाख की। यानी 10 सबसेक्शन 2A में अगर कॉम्बो स्कीम लेनी है तो लास्ट ईयर का टर्नओवर होना चाहिए 50 लाख। तो इस साल मिल जाएगा 10 2A, और इस साल भी 50 लाख तक रहोगे स्कीम में। जैसे 50 लाख क्रॉस किया आप कॉम्पो से बाहर, अब आप नॉर्मल में आ गए। सर वहां पे 1.5 करोड़ 75 लाख था, यहां पे कुछ है नहीं, यहां 50 का 50 ही छोटा अमाउंट है 50 लाख, तो इसका हाफ नहीं किया। तो यहां पे कोई भी स्टेट हो, स्पेशल हो नॉर्मल हो, हमेशा 50 लाख की लिमिट देखी जाएगी। डिफरेंस क्या है? वहां मैन्युफैक्चर सारे, ट्रेडर सारे, ओनली सर्विस किसकी? रेस्टोरेंट केटरिंग की। 10 2A में सब कोई जो वहां नहीं जा पाया वो यहां आ सकता है। वहां लिमिट कितनी थी? 1.5 करोड़ या 75 लाख। यहां कितनी है? 50 और 50 ही रहेगी। वहां क्या रेट थे जीएसटी के? मैन्युफैक्चर ट्रेडर 1%, सर्विस प्रोवाइडर रेस्टोरेंट केटरिंग वाला 5%। 10 2A जो बेसिकली सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए तो हो गया, यहां जीएसटी का रेट है 6%, मतलब 3% का ब्रेकअप। 3% जीएसटी, 3% एसजीएसटी। इतना क्लियर हुआ? अब थोड़े मुझे पता है डाउट्स आ रहे होंगे बच्चों को कि सर आपने बोला लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है, फिर इस साल बंदा 1.5 करोड़ के बाद बाहर हो जाएगा, कैसे क्या होगा? आओ बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं और क्लियर करता हूं पॉइंट्स को। देखो देखो ये चार्ट देखो, 2017-18 से लेके 21-22 मैंने 5 सालों का डेटा दे रखा है। 17-18 में एग्रीगेट टर्नओवर है ही नहीं, क्योंकि लिखा है नो बिजनेस, बंदा बिजनेस करता ही नहीं था। अब बिजनेस ही नहीं करता कोई तो क्या रजिस्ट्रेशन, क्या कुछ, क्या टर्नओवर, सब जीरो हो जाएगा, सब 0 0 0 0 0। हम आ गए 2018-19 पे। आज मैं 2018-19 में खड़ा हूं, मैं गवर्नमेंट से पूछ रहा हूं क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं? गवर्नमेंट सिंपल क्वेश्चन पूछती है, भाई साहब 18-19 में खड़े हो, पिछला साल कौन सा गया? 17-18, उसका कितना टर्नओवर था? मैंने कहा बिजनेस ही नहीं था, किस बात का टर्नओवर? गवर्नमेंट ने बोला मतलब जीरो ना? हाँ जीरो है ना, ले लो कॉम्पोजिशन, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती? अगर 1.5 करोड़ से ऊपर जाता। मैंने 18-19 में 80 लाख का टर्नओवर किया, पर पहली बार टर्नओवर कर रहा हूं। वो पहली बार जब तुमने टर्नओवर किया तो 20 लाख तक तो जीएसटी लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 लाख तक तो रजिस्ट्रेशन ही लेना होता है। यानी चाहे तुमने 80 लाख का टर्नओवर किया, पर पहले 20 लाख तो बच गए, क्योंकि तुम पहली बार 20 लाख के ऊपर गए हो। तो 20 लाख को रख दो साइड में, कितना बच गया? 60 लाख। 60 लाख कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हो? बिल्कुल रह सकते हो। एग्जांपल लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर है तो 1% का टैक्स पे करना है, 60 लाख का 1%, 60,000 का टैक्स पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला साल मैं 1920 पे आ चुका हूं। जब मैं 1920 पे आया हूं, 1920 में कॉम्पो स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिपेंड करती है 18-19 के टर्नओवर पे। 18-19 का टर्नओवर कितना था? 60 लाख नहीं, 80 लाख। एग्रीगेट तो पूरा देखा है ना मुन्ना? हाँ सर, 18-19 में 80 लाख का टर्नओवर किया था, 1.5 करोड़ से कम था, तो 1920 में मैं कॉम्पो स्कीम ले सकता हूं। 1920 में 2 करोड़ की सेल्स कर दी, 2 करोड़ का टर्नओवर, तो क्या पूरे 2 करोड़ पे मिलेगा कॉम्पो? ना मुन्ना ना, 1.5 करोड़ तक मिलता है कॉम्पो स्कीम, उसके बाद बाहर हो जाते हो। तो इस 2 करोड़ के 2 हिस्से करो, 1.5 करोड़ तक तो मिलेगा कॉम्पो स्कीम। 1% के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे मुन्ना जा। तो 1.5 करोड़ का 1%, 1,50,000 अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को दे दिया। पर जैसे ही तुम्हारी सेल्स 1.5 से ऊपर गई, कितनी ऊपर गई सर? टोटल 2 करोड़ है, 1.5 माइनस कर दो, बच गए 50 लाख। इस 50 लाख के ऊपर अब नॉर्मल रेट से गवर्नमेंट को जीएसटी पे होगा। मतलब जो ये 50 लाख की सेल करोगे, रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करके, इनपुट का क्रेडिट लेके, फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे। अब तुम नॉर्मल बन चुके हो। एग्जांपल लेते हैं, मैंने जूम किया हुआ है कि नॉर्मल जीएसटी रेट 12% का था,
तो 50 लाख का 12%, 6 लाख गवर्नमेंट तक जीएसटी पहुंचेगा और ये अपनी पॉकेट से नहीं रेसिपिएंट से कलेक्ट करके पहुंचेगा। समझ आया? ठीक है, अगला साल आ गया 2021। क्या 2021 में मुझे कॉम्पोस्ट स्कीम मिल सकती है? डिपेंड करेगा 1920 के टर्नओवर पे जो कि 1.5 करोड़ से ऊपर था। यानी अब 2021 में कॉम्पोस्ट स्कीम नहीं मिल सकती मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर था। 2021 में सिर्फ 1000 रुपीज की सेल्स करी, सिर्फ 1000 रुपीज की, पर फिर भी 12% से नॉर्मल जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर था। ठीक है, 1000 के ऊपर 12% के हिसाब से 120 रुपीज जीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला साल पिक्चर में आया 21-22 में क्या मैं ले सकता हूं कॉम्पो? बिल्कुल। 21-22 के लिए पिछला साल देखो कितना टर्नओवर था, ओनली 1000 रुपीज, 1.5 करोड़ से कम है। मतलब सर ऐसा हो सकता है एक बार कॉम्पो मिला फिर नहीं मिला, फिर मिला फिर नहीं मिला? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तुमको बस ये देखना है पिछले साल का क्या टर्नओवर था, उससे पहले की कहानी से मतलब ही नहीं है। तो पहले कब मिला कब नहीं मिला सब भूल जाओ। 21-22 की जब बात कर रहे हो तो उससे एक साल पहले कितना टर्नओवर था? सर ओनली 1000 रुपीज, 1.5 करोड़ से कम था ना? हाँ, तो 21-22 में मिल सकता है कॉम्पो स्कीम, बिल्कुल पूरे 1.5 करोड़ पे मिल जाएगी। ओनली 1% के हिसाब से 1,50,000 पे कर देना। अब बचाओ ये बताओ, अगर अगला साल भी आए 22-23, उसमें मिल सकता है कॉम्पोस्ट स्कीम? बिल्कुल मिल सकता है सर, एग्जैक्ट 1.5 करोड़ था ना टर्नओवर, क्रॉस थोड़ी ना हुआ था, यानी अगले साल भी मिल सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम। यानी एक बात समझ आ गई हमको, जो रजिस्ट्रेशन का 20 लाख का बेनिफिट होता है वो सिर्फ एक बार मिलता है लाइफ में। एक बार 20 लाख क्रॉस कर गया उसके बाद हर साल 1 रुपए से भी जीएसटी पे करना होता है। पर कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको ऐसा नहीं है कि पहले कभी बाहर हो गए तो आप दोबारा नहीं जा सकते, स्कीम में जा सकते हो, बस आपको पिछले साल का टर्नओवर देखना है, 1.5 करोड़ तक है तो इस साल कॉम्पो स्कीम मिल सकती है। समझ आ गया पॉइंट? ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सर। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अच्छा डायग्राम था, तब तक पानी भी लेता हूं मैं। सेकेंड केस देखो, लास्ट ईयर ये लिखा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल दिल्ली का टर्नओवर 40 लाख था, हरियाणा का 50 लाख था और महाराष्ट्र का 10 लाख था। टोटल कितना हो गया? 50, 40, 19, 1 करोड़। सर पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ था, क्या कोई स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है? नहीं, दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र तीनों नॉर्मल स्टेट हैं, तो टर्नओवर 1.5 करोड़ तक देखा जाएगा। 1.5 करोड़ से कम था, 1 करोड़ था, इस साल कॉम्बो मिल सकता है। ठीक, इस साल क्या हुआ देखो, मैंने 4 ट्रांजैक्शन लिखी है नंबर वाइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। दिल्ली में मैंने 30 लाख की वैल्यू की सप्लाई करी, कॉम्पो में आके 1% के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर दिया। सेकेंड ट्रांजैक्शन हरियाणा में करी 80 लाख की, तो 80 लाख का 1%, 80,000 रुपीज हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया 0.5 करके। टोटल कितना हो चुका टर्नओवर अभी तक? 30 लाख और 80 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। थर्ड ट्रांजैक्शन मैंने करी महाराष्ट्र में 40 लाख की, डॉट 40 लाख की करी, अभी तक 1 करोड़ 10 लाख का मेरा टर्नओवर था, 40 लाख की और सप्लाई कर दी, टोटल 1.5 करोड़ हो गया। हाँ लिमिट में ही हो भी, तो मैंने 40 लाख का 1% यानी 0.5 महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सीजी को दे दिया। अब मैं 1.5 करोड़ खत्म कर चुका हूं अपने। अब मैं जब टैक्सेबल सप्लाई करूंगा नॉर्मल रेट से जीएसटी जाएगा, क्योंकि 1.5 करोड़ खत्म। और नॉर्मल रेट कितना ज्यूम किया था? 12%। चौथी ट्रांजेक्शन मैंने करी दिल्ली में जाके 10 लाख की, तो इस पे 6% के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट को एसडीएस 6% और 6% सीजी को पे कर दूंगा नॉर्मल चार्ज से ऊपर। समझ आया? ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अब बच्चे एक बात पूछते हैं, सर आपने इसमें बोला था 1 करोड़ 10 लाख हो चुका था एग्रीगेट टर्नओवर, जो ये 40 लाख की सप्लाई थी, अगर ये 40 के बजाय 50 लाख की बिल होती तो मतलब मैं 1 करोड़ 10 लाख का सप्लाई कर चुका था इस साल। कस्टमर आया 50 लाख की शॉपिंग करने, अब मैं फंस गया। 1 करोड़ 10 लाख का मेरा बिल बन चुका है अभी तक का, 50 लाख का वो शॉपिंग और करने आया है। अब ये ऐसी शॉपिंग करने आ गया जिस शॉपिंग के अंदर ही मैं स्कीम से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि 1 करोड़ 10 हो चुका है, 50 के बाद 1 करोड़ 60 हो जाएगा और 1.5 पे मैं बाहर हो जाता हूं। तो मैं क्या बोलूं उसको? नहीं भाई साहब मैं खाली 40 लाख तक का दे सकता हूं सामान आपको, ये बोलूं? नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक बिल के 2 हिस्से करूंगा बच्चे।
मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, देखो 1 करोड़ 10 लाख में पहुंच चुका हूं, आप कह रहे हो 50 लाख की शॉपिंग करनी है, तो मैं आपको 2 बिल दूंगा। एक वो बिल जो मुझे मेरे 1.5 करोड़ पे लाके रोक देगा, मतलब 40 लाख का बिल दूंगा। उस 40 लाख पे भाई साहब आपको जीएसटी पे नहीं करना, मुझे, मैं अपनी पॉकेट से दूंगा गवर्नमेंट को। पर जो एक्स्ट्रा 10 लाख की शॉपिंग अब आप कर रहे हो, जो मेरे को मेरे 1.5 करोड़ से ऊपर ले जा रही है, उस 10 लाख पे भाई साहब अब आपको मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं नॉर्मल स्कीम में आ चुका हूं और मैं आपसे लेके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दूंगा। यानी मैं 50 लाख के उसको एक नहीं 2 बिल दूंगा, एक 40 लाख का बिल जिसमें उसको कोई जीएसटी नहीं देना, मैं अपनी गवर्नमेंट को पॉकेट से गवर्नमेंट को दूंगा, और दूसरा 10 लाख का बिल जिसपे वो अब मुझे 12% का जीएसटी देगा और मैं वो जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करूंगा। समझ आ गया? ठीक है, ओके सर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब सुनो एक नाइंसाफी। नाइंसाफी सर? हाँ, गवर्नमेंट ने रेट तो रख दिए, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर के लिए 1%, सर्विस प्रोवाइडर के लिए 5%, रेस्टोरेंट केटरिंग वाले के लिए। पर हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक गेम खेल दी। गवर्नमेंट ने बोला मैन्युफैक्चरर भैया आपको 1% टैक्स पे करना है ना, किसका 1% करोगे? अभी बताया था अपनी स्टेट का, दिल्ली का बंदा दिल्ली में जितना टर्नओवर हो रहा है उसका 1% पे करेगा, हरियाणा का बंदा हरियाणा में जो टर्नओवर है उसका 1% पे करेगा, एंड सो ऑन। पर 1% ना टर्नओवर का पे करना है, टर्नओवर का पे करना है, मतलब अब आप जिस स्टेट में काम कर रहे हो वहां टैक्सेबल सप्लाई करो तो उसका 1%, एग्जेम्प्ट सप्लाई करो उसका भी 1%। मतलब अगर आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई करी जिसपे जीएसटी नहीं आना चाहिए था, उसका भी 1% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अगर मैन्युफैक्चरर हो। सर नाइंसाफी है, वही तो मैं कह रहा हूं नाइंसाफी है। यानी अगर मैन्युफैक्चरर हो तो 1% जो निकालना है आपको स्टेट टर्नओवर का, वो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों का 1% निकालना है। सर ये तो गलत है, गवर्नमेंट कहती है हाँ गलत है, नहीं मानना मत मानो, जाओ नॉर्मल स्कीम में, नॉर्मल स्कीम में जाओ, सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर का पे करना 12-18% जो भी रेट होगा, तुम्हें आईटीसी भी मिलेगा, पर सारे रिकॉर्ड मेरने पड़ेंगे, सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। गलत लग रहा था, जाओ नॉर्मल में, किसने मना किया है? पर अगर कॉम्पो में रहना है तो नॉर्मल के साथ साथ, सॉरी टैक्सेबल के साथ साथ एग्जेम्प्ट सप्लाई का भी 1% पे करना पड़ेगा। और सर्विस प्रोवाइडर जो थे ना रेस्टोरेंट केटरिंग वाले, उनको बोला भाई साहब जो 5% पे करना है ना आपके लिए भी सेम, टैक्सेबल करो तो उसका भी 5%, एग्जेम्प्ट करोगे तो उसका भी 5%। ये तो गलत हो गया। सेम चीज गवर्नमेंट ने बोली ट्रेडर्स को। ट्रेडर जो मैन्युफैक्चर नहीं करता, खरीद के बेचता है, भाई साहब 1% पे करना है ना, टोटल का पे कर दो। पर हमारी इंडिया की ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग है, उसने स्ट्राइक कर दी गवर्नमेंट के सामने, जाओ हम नहीं करते, हम नहीं देते, जाओ। गवर्नमेंट को थक हार के हार माननी पड़ी। गवर्नमेंट ने बोला ओके भाई साहब, ट्रेडर के लिए 1% सिर्फ टैक्सेबल का, यानी ट्रेडर एग्जेम्प्ट पे नहीं पे करेगा 1%, सिर्फ टैक्सेबल पे करेगा। यानी याद करने के सुनो, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट केटरिंग वाला 1% और 5% टोटल पे, टैक्सेबल पे भी एग्जेम्प्ट पे भी। पर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग थी, ट्रेडर बच गया, ट्रेडर 1% सिर्फ टैक्सेबल का। समझ आया? आ गया। सर एग्जेम्प्ट का मतलब था नॉन टैक्सेबल, निल रेट और होली एग्जेम्प्ट। पर यहां पे वो मैंने कहा था, 3 बार बोला था मैंने, एग्जेम्प्ट सप्लाई उस डेफिनेशन के लिए, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए तीनों को इंक्लूड करती है। एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस नॉन टैक्सेबल, होली एग्जेम्प्ट और निल। पर इन जनरल एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब एग्जेम्प्ट ही होता है, नॉन टैक्सेबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, निल रेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। उस डेफिनेशन के लिए था बस। तो यहां पे जब मैं 1% कह रहा हूं कि टैक्सेबल के साथ साथ एग्जेम्प्ट का भी पे करना है, इट मींस ओनली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल के ऊपर जीएसटी पे नहीं होता मेरे भाइयों। नॉन टैक्सेबल पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल वगैरह होता है। तो अगर कोई हाई स्पीड डीजल बेचेगा तो गवर्नमेंट जीएसटी ले लेगी उसके ऊपर? अलाउड ही नहीं है, पावर ही नहीं है। तो यहां पे जब मैंने बोला नाइंसाफी के रूप में मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर वालों को 1% टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का पे करना है, इट मींस टैक्सेबल के साथ साथ होली एग्जेम्प्ट का पे करना है। नॉन टैक्सेबल का मत पे करा देना भाई, वो नहीं पे होता। ठीक है, ओके सर। यानी कि जब मैं कह रहा हूं टर्नओवर इन स्टेट देखना है तो होली एग्जेम्प्ट और निल का देखना है, सिर्फ पे करना है। ठीक है,
एक मिनट, होल्डी एग्जेम्प्ट और नील का पे करना है, नॉन टैक्सेबल का नहीं पे करना, एक्सपोर्ट्स का नहीं पे करना, इंटरेस्ट रेट का नहीं पे करना। ठीक है, ठीक है सर। आओ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं किया तो इस साल मैं कॉम्पो स्कीम ले सकता हूं, पर सप्लायर ने बोला नहीं, मुझे कॉम्पो नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल में जाना है। जाओ, क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट ने तो ऑप्शन दिया ना कॉम्पो की। अच्छा बताओ, अगर नॉर्मल में जा रहा है तो जीएसटी किसका पे करेगा? सिर्फ टैक्सेबल का, और आईटीसी भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जीएसटी का रेट है 12%, निकालो जीएसटी पेबल। ठीक है, इसने इनपुट खरीदे हैं 20 लाख के, जिसके ऊपर 12% का जीएसटी पे कर दिया होगा, यानी कि 2,40,000 का इसके पास इनपुट का जीएसटी है। ब्रेकअप बताऊं तो 1,20,1,20 होगा। आउटवर्ड में कुछ नील रेट सप्लाई करी है, कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई करी है, कुछ टैक्सेबल सप्लाई करी है। ये 12% जीएसटी किसका पे करेगा? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल का। नॉर्मल में है ना यार, ठीक है। यानी कि 25 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से 150 इसके आउटवर्ड सप्लाई में आ गया। इनपुट में कितना है? 120, आउटपुट कितना है? 150। तो सीजी में से सीजी, एसजी में से एसजी माइनस कर दिया, जो नेट निकल के आ गया गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। क्लियर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला देखो, अब स्टार मार्क कर लेना इसको। एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं किया, सप्लायर कॉम्पो में जाना चाहता है। कह रहा है दो केस में टैक्स निकालो। पहला केस अगर ये मैन्युफैक्चरर हो, सेकंड केस अगर ये ट्रेडर हो। पहले बात करते हैं, अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो। मैन्युफैक्चरर है तो नील रेट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा 1%। हाँ, एग्जेम्प्ट के ऊपर भी हाँ, टैक्सेबल पे भी हाँ। मैन्युफैक्चरर को तो एग्जेम्प्ट के साथ साथ टैक्सेबल दोनों पे करना है, और एग्जेम्प्ट मींस होल्डी एग्जेम्प्ट एंड नील रेट। कितना हो गया टोटल? 25, 40, 60 लाख। पूरे 60 लाख का 1%, 60,000 रुपीज, मतलब 30 सी जीएसटी, 30 एसडी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं, कॉम्पो वाले को आईटीसी नहीं मिलता, बता चुका हूं। यानी पूरा 30 पे करना पड़ेगा अगर मैन्युफैक्चर था तो। समझ आ गया? हाँ। और सर यही अगर सप्लाई यानी कि ट्रेडर होता तो सिंपल था, ट्रेड यूनियन हमारी स्ट्रांग है, नील रेट पे नहीं होता, एग्जेम्प्ट पे नहीं होता, सिर्फ टैक्सेबल का 25 लाख का 1%, यानी कि 25,000 रुपीज, 12.5 सीजी, 12.5 एसजी पे हो जाता। इनपुट तो खैर मिलता ही नहीं है, तो अगर ट्रेडर होता हमारा आंसर बनता 12.5। क्लियर हो गया सर? अब एकदम क्लियर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, मान लो मैं कॉम्पो में हूं, मैं ट्रेडर हूं, मैं किस रेट से जीएसटी पे कर रहा हूंगा? 1% से। 1% किस चीज का? मेरी सेल्स का। क्या बोला मैंने? मेरी सेल्स का 1% मैं जीएसटी पे कर रहा हूंगा। बिल्कुल हो सकता है मैंने ऐसी कोई सर्विस ले ली जो रिवर्स चार्ज में आती है, और रिवर्स चार्ज में आने की बजाय मुझे रिवर्स चार्ज में आने की वजह से मुझे उस पर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ रहा है। तो क्या मैं गवर्नमेंट को यह बोल सकता हूं जो सर्विस में इनपुट रिवर्स चार्ज में मेरे ऊपर आ रही है उस पर भी 1% टैक्स पे कर दूं? सर क्या बोला आपने? मैंने बोला मैं ट्रेडर हूं, जो मैं सेल्स करता हूं उसका 1% गवर्नमेंट को देता हूं, पर अब मैं किसी से कोई सर्विस ले रहा था, पता लगा वो रिवर्स चार्ज की है, तो रेसिपिएंट होने की वजह से मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है उस सर्विस के ऊपर। तो वो सर्विस जो मेरा इनपुट है उसका भी 1% पे करूंगा गवर्नमेंट को, या उस पर जो रेट चल रहा होगा वही पे करना पड़ेगा? तो भाई साहब उस पर जो रेट चल रहा होगा वही पे करना होगा। कॉम्पोजिशन स्कीम का 1%, 5%, 6% आपके आउटवर्ड पे होता है, इनवर्ड से कोई मतलब नहीं है उसको। अगर आप पे रिवर्स चार्ज लग रहा है ना भाई, तुम कॉम्पो में हो कोई भी हो, जो सर्विस का जीएसटी रेट होगा वही डिपॉजिट करना है। कॉम्पो स्कीम सिर्फ आउटवर्ड पे होती है, इनवर्ड पे नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। और एग्जांपल देखो, मेरा टैक्सेबल सप्लाई था 25 लाख का। कितना? 25 लाख का। मान लो मैं ट्रेडर हूं, ये मैन्युफैक्चर कोई मान लो, तो 25 लाख का 1% 25,000 में पे कर रहा हूंगा। साथ में मैंने लीगल सर्विस ले ली किसी लॉयर से, लीगल सर्विस ली है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा मेरे ऊपर।
2 लाख की सर्विस ली है, तो इसका रिवर्स चार्ज भी मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा क्या? 1% से नहीं, जो भी लीगल सर्विस का रेट होगा, एग्जांपल के लिए 18%, तो इसका ब्रेकअप 18,000 ये भी मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज में जो रेट होता है मुझे वही देना पड़ता है, तो मैं 25,000 साथ साथ ये भी गवर्नमेंट को पे करूंगा। समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये पॉइंट क्या कहता है? अगर आप कॉम्पो स्कीम में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रिवर्स चार्ज की वजह से आपके ऊपर कोई टैक्स आ रहा है जो गवर्नमेंट को पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो जो रेट ऑफ सर्विस का होगा उसी रेट से आपको पे करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, 10 सबसेक्शन 2, यहां से एमसीक्यू बनता है। 10(2) कहता है, अब हम आपको कुछ कंडीशन बताएंगे जो अगर आपने वायलेट कर दी आप कॉम्पो स्कीम से बाहर हो जाओगे। अच्छा, अभी तक तो खाली एक तरफ बाहर हो रहे थे जब 1.5 करोड़ क्रॉस कर रहा था टर्नओवर या 75 लाख। अब क्या बोला? अब जो 5-6 पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसमें से एक भी कर दिया ना, उसी समय उसी टाइम कॉम्पो से बाहर, सीधा नॉर्मल के अंदर घुस जाओगे। अब अगर आपने सप्लाई कर दी ऐसे गुड्स की जो नॉट लेविएबल टू टैक्स हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते मुन्ना। नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दी ना 1 रुपए की भी, कॉम्पो से बाहर। पेट्रोलियम क्रूड नहीं बना सकते, हाई स्पीड डीजल नहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल नहीं। समझ आया? उन 5 में से कुछ भी कर दिया अगर, या अल्कोहल भी क्यों ना कर दिया, मैन्युफैक्चर या सेल, उन 5 में से प्लस अल्कोहल मैन्युफैक्चर सेल कर दिया, उसी टाइम बाहर, कॉम्पो स्कीम से बाहर हो जाओगे। 1 रुपए की भी नहीं कर सकते। कहते रहो गवर्नमेंट को अभी मेरा 1.5 करोड़ टच नहीं हुआ टर्नओवर, कोई बात नहीं, नॉन टैक्सेबल नहीं बना सकते, बनाई तो बाहर। अगला, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कॉम्पो लेना है तो दिल्ली का बंदा दिल्ली बेचेगा, मुंबई का बंदा मुंबई बेचेगा, हरियाणा का बंदा हरियाणा बेचेगा। इंटर स्टेट नहीं कर सकते। दिल्ली का बंदा हरियाणा नहीं बेच सकता सामान, हरियाणा का बंदा मुंबई नहीं बेच सकता सामान। अगर इंटर स्टेट 10 रुपए की भी सेल कर दी, उसी टाइम कॉम्पो स्कीम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, इसका बताऊं लूपहोल। दिल्ली में टर्नओवर 40 लाख का था, हरियाणा से एक ऑर्डर आया, मैंने लगाया दिल्ली में अभी 40 लाख का टर्नओवर हुआ है, हरियाणा सप्लाई कर दी, स्कीम से बाहर हो जाऊंगा, इंटरस्टेट अलाउड नहीं है। हरियाणा में ऑफिस खोल लो एक, क्या दिक्कत है? दिल्ली में खोलो, हरियाणा में खोलो, मुंबई में खोलो, जहां जहां बिजनेस होता है वहां वहां खोलो, वहां वहां ले लो जीएसटी नंबर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा से हरियाणा बेचो, मुंबई से मुंबई बेचो, लूपहोल है ये, बिल्कुल। इंटर स्टेट मना है, बहुत सारे स्टेट में काम करो, क्या दिक्कत है? दिल्ली का दिल्ली बेचो, मुंबई का मुंबई बेचो, हरियाणा का हरियाणा बेचो, बस यहां से वहां मत बेचना वरना बाहर हो जाओगे। ठीक है? ठीक है। अगला, अगर आप किसी ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बेचते हो, फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजॉन के थ्रू, ओला के थ्रू कुछ काम करते हो, अब बाहर हो जाओगे। गवर्नमेंट कहती है कॉम्पो स्कीम क्यों दी थी? कि तुम गरीब आदमी हो, तुम ईसीओ का सहारा ले रहे हो, इंडिया वाइड तुम्हारी रीच पहुंच जाएगी, अमेजॉन पूरे इंडिया में है, फ्लिपकार्ट पूरे इंडिया में है, अब तुम्हें क्या जरूरत है कॉम्पो स्कीम की? अब तुम बड़े इंसान बन गए हो, चलो खुद नहीं बने, किसी बड़े इंसान ईसीओ ने तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रख दिया है, अब तुम्हें कॉम्पो नहीं मिलेगी, तुम बाहर हो जाओगे। ठीक है। अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, अभी तक मैंने कहा था मैन्युफैक्चर हर चीज का अलाउड है एक्सेप्ट 4, अगर इन 4 चीजों का मैन्युफैक्चर करते हो बच्चे, तो तुम्हें कॉम्पो स्कीम नहीं मिल सकती। किस किस का? आइसक्रीम का, पान मसाला का, एरिएटेड वाटर का, टोबैको या उसके गुड्स का, इन शॉर्ट पिटाका। पीटा पीटा पीटा, पी से पान मसाला, आई से आइसक्रीम, टी से टोबैको, ए से एरिएटेड वाटर। यानी अगर आपने पीटा का मैन्युफैक्चर किया, आपने पान मसाला बना दिया, आपने आइसक्रीम बना दी, आपने टोबैको के आटे से प्रोडक्ट बना दिए, या आपने एरिएटेड वाटर मैन्युफैक्चर कर दिया, इस 4 में से कुछ भी मैन्युफैक्चर कर दिया, कॉम्पोस हो जाओगे बाहर। ठीक है। अब एक बात सुनो, इसके पास लिख लो ट्रेडिंग, इसके आगे लिख लो ट्रेडिंग इज अलाउड। ट्रेडिंग मना नहीं करिए गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या मना किया है? सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते इन चीजों का। मतलब आइसक्रीम बनाते नहीं हो, खरीद के बेचते हो, अलाउड है, कॉम्पो में रह सकते हो। टोबैको बनाते नहीं हो, खरीद के बेचते हो, कॉम्पो में रह सकते हो। एरिएटेड वाटर बनाते नहीं हो, खरीद के बेचते हो, कॉम्पो में रह सकते हो। खाली मैन्युफैक्चर मना किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू बनता है यहां से। इसके बाद मैंने कहा था इंटरस्टेट बेच नहीं सकते, इंटरस्टेट खरीद तो सकते हो,
इनपुट तुम दिल्ली में रहते हो, मुंबई से खरीदो, हरियाणा से खरीदो, परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, सेल में दिक्कत थी, क्योंकि कॉम्पो स्कीम सेल पे होती है, परचेज पे होती ही नहीं है। इसके बाद ना तो आप होने चाहिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्या होते हैं सर, अभी भूल जाओ, अभी याद रखो, ना तुम सीटीपी होने चाहिए, ना तुम एनआरटीपी होने चाहिए। अगर आप सीटीपी हो या एनआरटीपी हो, स्कीम से हो जाओगे सीधा बाहर। तो ये था सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, जो कहता है कॉम्पो स्कीम से कब आप बाहर हो जाओगे। और रिवाइज करते हैं कब बाहर हो जाओगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, मतलब कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल या अल्कोहल वाली चीज, या फिर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो बाहर हो जाओगे। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ के थ्रू सामान सप्लाई करते हो तो बाहर हो जाओगे। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो अगर पीटा का पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको रिलेटेड वाटर, तो आप बाहर हो जाओगे स्कीम से। उसके बाद अगर आप सीटीपी हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या एनआरटीपी और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसमें से कुछ भी हुआ तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर स्कीम से हो जाओगे बाहर। ठीक है, इस पॉइंट पे चलते हैं। एक और कंडीशन है, इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, बताना भूल गया था। मैं 3 जगह काम करता हूं, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा। 3 स्टेट में काम करता हूं, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र। लास्ट ईयर टर्नओवर 1.5 करोड़ नहीं था, अभी भी तीनों स्टेट्स का मिला के 40 लाख ही हो रहा है। क्या यह पॉसिबल है कि दिल्ली में मैं ले लूं कॉम्पोजिशन स्कीम, हरियाणा में ना लूं, महाराष्ट्र में ले लूं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कॉम्पो होगा तो हर स्टेट में जहां जहां रजिस्ट्रेशन है वहां वहां कॉम्पो होगा, नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। यानी कॉम्पोजिशन लेना है तो जिस स्टेट में काम कर रहे हो हर स्टेट में मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है सर, हो गया। अब देखो एक और पॉइंट, ये पॉइंट क्या बोलता है, एक और कंडीशन 10 सबसेक्शन 2 की, ये कहती है, देखो भाई साहब, 10 सबसेक्शन 1 का हमने मैन्युफैक्चरर को दिया था, ट्रेडर को दिया था, और एक ही सर्विस प्रोवाइडर अलाउ किया था, कौन सा? रेस्टोरेंट और केटरिंग वाला। बच्चे ये पॉइंट ध्यान सुनना, ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है इस चैप्टर का। ये पॉइंट कहता है रेस्टोरेंट केटरिंग को छोड़ दो, रेस्टोरेंट केटरिंग को माइंड से निकाल दो। क्या बोल रहा हूं? रेस्टोरेंट और केटरिंग को माइंड से निकाल दो। इसके अलावा, रेस्टोरेंट और केटरिंग के अलावा कोई भी सर्विस मत देना, 10(1) से बाहर हो जाओगे। रेस्टोरेंट और केटरिंग के अलावा कोई भी सर्विस की सप्लाई मत करना, 10(1) से बाहर हो जाओगे। मैंने कहा भाई साहब कुछ कुछ तो करनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, कुछ कुछ करनी पड़ती है, एक लिमिट तक अलाउ करते हैं। यानी रेस्टोरेंट और केटरिंग के अलावा अगर आप कोई भी आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो सर्विस की, तो एक लिमिट है, उस लिमिट तक करा तो कॉम्पो में रह सकते हो। लिमिट खराब कर दी, लिमिट से बाहर निकल गए, कॉम्पो से बाहर हो जाओगे। सर क्या है वो लिमिट? पहले बताओ, जीएसटी किसका पे करते हो? एग्रीगेट टर्नओवर का या स्टेट के टर्नओवर का? सर स्टेट के टर्नओवर का। कॉम्पो में हो या नहीं हो यह देखने के लिए एग्रीगेट देखते हैं इंडिया का, जीएसटी तो स्टेट का पे करते हैं। हां, तो यही बोला है कि इस साल अगर दिल्ली में काम कर रहे हो तो लास्ट ईयर दिल्ली का टर्नओवर क्या था, इस साल महाराष्ट्र में काम कर रहे हो तो लास्ट ईयर महाराष्ट्र का टर्नओवर क्या था, इस साल हरियाणा में काम कर रहे हो तो लास्ट ईयर हरियाणा का टर्नओवर क्या था, ये बताओ पहले। मैंने कहा मतलब समझा नहीं क्या कहना चाहते हो। गवर्नमेंट ने बोला देखो, हमने रेस्टोरेंट केटरिंग के अलावा की बात कर रहा हूं, रेस्टोरेंट केटरिंग भूल जाओ, रेस्टोरेंट और केटरिंग के अलावा तुम कितनी सर्विस दे सकते हो एक पर्टिकुलर स्टेट में। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, रेस्टोरेंट केटरिंग को भूल जाओ, उसके अलावा एक पर्टिकुलर स्टेट में, रेस्टोरेंट केटरिंग के अलावा एक पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सर्विस दे सकते हो, यह डिपेंड करेगा पिछले साल उस स्टेट का टर्नओवर क्या था। मतलब अगर कॉम्पो में रहना है तो इस साल दिल्ली में कितनी सर्विस दे सकता हूं, वो डिपेंड करेगा लास्ट ईयर दिल्ली का टर्नओवर क्या था। इस साल महाराष्ट्र में कितनी सर्विस की सप्लाई कर सकता हूं, यह डिपेंड करेगा लास्ट ईयर महाराष्ट्र का टर्नओवर क्या था।
टोटल टर्नओवर। इस साल हरियाणा में कितनी सर्विस दे सकता हूं कॉम्पो में रहना है, तो डिपेंड करेगा लास्ट ईयर हरियाणा का टर्नओवर कितना था, और जितना भी उस स्टेट का लास्ट ईयर का टर्नओवर होगा उसका 10% या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर। मतलब इस साल दिल्ली में कितनी सर्विस कर सकता हूं अगर कॉम्पो में रहना है, तो डिपेंड करेगा लास्ट ईयर दिल्ली के टर्नओवर का 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर। इस साल हरियाणा में कितनी सर्विस दे सकता हूं, डिपेंड करेगा लास्ट ईयर हरियाणा के टर्नओवर का 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर। एक क्वेश्चन कराता हूं और क्लियर होगा बच्चे आपको। देखो देखो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बताओ इस साल मैक्सिमम सर्विस कितनी दे सकता हूं कि मैं कॉम्पो स्कीम में रहूं। 5 अलग अलग स्टेट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लास्ट ईयर स्टेट का टर्नओवर था मेरा 25 लाख का, कोई भी स्टेट हो, लास्ट ईयर टर्नओवर था 25 लाख का, तो उस स्टेट में इस साल कितना सर्विस दे सकता हूं। लास्ट ईयर 25 लाख था, उसका 10% 2.5 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख, 5 लाख एक अपर लिमिट है। लास्ट ईयर टर्नओवर 25 लाख था, उसका 10% निकल गया 2.5 लाख, 2.5 लाख कंपेयर किया 5 लाख से, विच एवर इज हायर सर 5 लाख, तो इस साल 5 लाख तक की सर्विस दे सकता हूं। लास्ट ईयर अगर टर्नओवर होता 50 लाख, 50 लाख का 10% 5 लाख एंड अपर लिमिट ऑल्सो 5 लाख, विच एवर इज हायर 5 लाख, तो इस साल 5 लाख तक दे सकता था सर्विस। अब देखो लास्ट ईयर अगर मैं 80 लाख का टर्नओवर करता, 80 लाख का 10% 8 लाख एंड अपर लिमिट कितनी थी 5 लाख, विच एवर इज हायर 8 लाख, तो इस साल मैं 8 लाख तक की सर्विस दे सकता था। लास्ट ईयर अगर मैंने 1 करोड़ 20 लाख का टर्नओवर किया होता, उसका 10% 12 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर 12 लाख, तो इस साल 12 लाख तक की सर्विस दे सकता था। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ का होता, उसका 10% 1.5 लाख, सॉरी 15 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर 15 लाख, तो ये 15 लाख होगा, 15 लाख की सर्विस दे सकता था इस साल तक। यानी इस साल में रेस्टोरेंट केटरिंग के अलावा कितनी सर्विस दे सकता हूं डिपेंड करेगा उस स्टेट में लास्ट ईयर क्या टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर। ठीक है, क्लियर हो गया सर ये पॉइंट हमको, गुड। बस एक छोटी सी और कंडीशन सुन लो, यहां कंडीशन कहती है जब आप लास्ट ईयर का टर्नओवर देखोगे ना जिसका 10% करना है, जब लास्ट ईयर का टर्नओवर देखोगे जिसका 10% करना है, तो उस साल के टर्नओवर में इंटरेस्ट इनकम और डिस्काउंट की इनकम मत देखना। क्या मत देखना? इंटरेस्ट इनकम और डिस्काउंट इनकम। मैं कह रहा हूं जब मुझे 10% निकालना है, उस टर्नओवर का 10% निकालना है कि लास्ट ईयर क्या टर्नओवर था, उस टर्नओवर में इंटरेस्ट और डिस्काउंट इनकम मत देखना है, तो बाहर कर देना। मतलब क्या हुआ इसका? क्वेश्चन देखो, देखो लास्ट ईयर का टर्नओवर 45 लाख का था, इंक्लूडिंग इस 45 लाख में इंटरेस्ट इनकम 5 लाख की है, तो मैं 45 मानूंगा या 40 मानूंगा? मैं 40 लाख मानूंगा, क्योंकि ये इनकम मुझे नहीं देखनी होती। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? वो तो 45 लाख ही है, यानी कि जब मैं 1.5 करोड़ या 75 लाख की लिमिट देख रहा हूं वहां तो टोटल देखना है। तो मैंने 5 लाख कहां से बाहर किया है? ये मैंने सिर्फ सर्विस कितनी दे सकता हूं इस साल वो देखने के लिए मैंने इंटरेस्ट को बाहर किया है। दोबारा सुन लो, एग्रीगेट टर्नओवर कोई मतलब नहीं है, वो तो टोटल रहेगा 45 लाख, उसको इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। पर इस साल सर्विस कितनी दे सकता हूं, जब उस सर्विस को देखने के लिए लास्ट ईयर का 10% देखना होता है, तो लास्ट ईयर में इंटरेस्ट को बाहर किया है, ये आ गया 40 लाख। तो बताओ लास्ट ईयर मैंने, सॉरी इस साल मैंने 40 लाख के गुड सप्लाई किए, इस साल की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर का देख चुका हूं टर्नओवर 40 लाख का, ठीक है। इस साल 40 लाख से गुड सप्लाई किए, कोई दिक्कत? गुड्स में कोई दिक्कत ही नहीं होती। रेस्टोरेंट केटरिंग 10 लाख की सर्विस दी, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, रेस्टोरेंट केटरिंग के अलावा 10% देखना होता है। अदर टैक्सेबल सर्विस 3 लाख, अदर एग्जेम्प्ट सर्विस 5 लाख। हमको तो सर्विस से मतलब है, ना एग्जेम्प्ट से मतलब है ना टैक्सेबल, हमको तो सर्विस से मतलब है। रेस्टोरेंट और केटरिंग के अलावा मैंने कितनी सर्विस दी? सर आपने टोटल 5 लाख की सर्विस दी है रेस्टोरेंट और केटरिंग के अलावा। पहले बताओ लिमिट कितनी थी? सर लास्ट ईयर का टर्नओवर था 40 लाख का, उसका 10% 4 लाख एंड 5 लाख की लिमिट होती है, विच एवर इज हायर 5 लाख। यानी इस साल आप रेस्टोरेंट केटरिंग के अलावा
5 लाख की सर्विस दे सकते थे। आपने 5 लाख की ही सर्विस दी है, यानी आप स्कीम के अंदर रह सकते हो, कॉम्पो से बाहर नहीं होगे, सेक्शन वायलेट नहीं हुआ। समझ आया? कुछ कुछ आया? दोबारा देखते हैं अगला केस। गुड्स की सप्लाई करी 45 लाख की, रेस्टोरेंट केटरिंग सप्लाई करी 30 लाख की, कोई दिक्कत नहीं है। अदर टैक्सेबल सर्विस और अदर एग्जाम सर्विस मिला के मैंने 4 लाख की सर्विस दी है। लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या था? 40 लाख, उसका 10% 4 लाख एंड अपर लिमिट 5 लाख विच एवर इज हायर 5 लाख, यानी 5 लाख तक की सर्विस दे सकता था। 4 लाख की ही दी है साल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्कीम में रह सकता हूं। पर एक बार टोटल एग्रीगेट टर्नओवर भी कर लो इस साल का, इस साल 1.5 करोड़ तक मिलेगी स्कीम। 45 लाख प्लस 30 75 लाख प्लस 4 79 लाख, चलो एग्रीगेट भी 1.5 करोड़ से कम है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगला केस, सेल्स गुड्स की करी 80 लाख की, रेस्टोरेंट केटरिंग 30 लाख, अदर सर्विसेज 8 लाख, 8 लाख की सर्विस दे दी इस साल रेस्टोरेंट केटरिंग के अलावा। लास्ट ईयर टर्नओवर था 40 लाख का 10% 4 लाख, या अपर लिमिट 5 विच एवर हायर 5 लाख, यानी इस साल 5 लाख तक की सर्विस दे सकता था, मैंने दे दी 8 लाख की सर्विस, लिमिट में बाहर हो गया। तो जैसे ही मैंने 5 लाख से ऊपर की सर्विस दी होगी ना, मैं स्कीम से हो जाऊंगा बाहर। अब जाना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम के अंदर। समझ आया? अगला पॉइंट देखो, 95 लाख के गुड्स बेचे, 54 लाख रेस्टोरेंट केटरिंग की सर्विस, 3 लाख अदर सर्विस। लास्ट टर्नओवर था 40 लाख, उसका 10% 4 लाख एंड अपर लिमिट 5 विच एवर इज हायर 5 लाख। 5 लाख तक मैं सर्विस दे सकता था, मैंने सर्विस 3 लाख की दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर इस साल का एग्रीगेट निकालना सर, 95 प्लस 54 प्लस 3, अरे सर 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया। हाँ, क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया, स्कीम से हो गए बाहर। सर्विस की वजह से बाहर नहीं हुए, एग्रीगेट 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया तो स्कीम से बाहर हो गए। समझ आ गया? ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, पिछले 10-12 मिनट की क्लास जब ये सर्विस वाला पॉइंट शुरू हुआ था, रिवाइंड करके दोबारा देख लो एक बार, यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं दोबारा देख लो, प्लीज दोबारा देख लो, ठीक है? ओके, चलो अगला एक और बताओ पॉइंट। दिल्ली का टर्नओवर लास्ट ईयर 40 लाख था, तो इस साल दिल्ली में कितना दे सकता हूं सर्विस रेस्टोरेंट केटरिंग के अलावा? 40 लाख का 10% 4 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर 5 लाख। अगर 4 लाख सर्विस दी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा का टर्नओवर 20 लाख था, 20 लाख का 10% 2 लाख या 5 विच एवर इज हायर 5 लाख, सर्विस दी है सिर्फ 3 लाख की, कोई दिक्कत नहीं, स्कीम के अंदर हूं। लास्ट ईयर राजस्थान का टर्नओवर 90 लाख, उसका 10% 9 लाख और 5 विच एवर इज हायर 9 लाख, सर्विस दी है 10 लाख की, दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, बाहर हो जाऊंगा। और अगर राजस्थान से बाहर हुआ तो सबसे बाहर हो जाऊंगा। याद करो, कॉम्पो मिलेगा तो पूरे इंडिया मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा। एक भी स्टेट में कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई बाहर, तो पूरे इंडिया से बाहर। ये था बच्चे आपका 10 सबसेक्शन 2 की वो कंडीशंस जो बाहर कर देती है कॉम्पो स्कीम से। कौन कौन सी? एक तो हो गई सर्विस का 10% वाला पॉइंट, नॉन टैक्सेबल कर दिया तो बाहर, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया तो बाहर, मैन्युफैक्चर कर दिया पीटा का तो बाहर, ईसीओ के थ्रू सर्विस दे दी तो बाहर, सॉरी ईसीओ के थ्रू गुड्स बेच दिए तो बाहर, और लास्ट सीटीपी एनआरटीपी हो तो बाहर। तो जैसे ही बाहर हुए, अब याद करो 10(2)A दरवाजे खोले खड़ा है। 10(2)A याद है? 50 लाख तक का टर्नओवर, सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6% जीएसटी रेट। वो कह रहा है आओ मेरे पास आओ ना, मैं आपको सहारा देता हूं। 10(1) ने बाहर किया है, 10(2)A आपको बुला सकता है, पर लिमिट कितनी है टर्नओवर की? 50 लाख और जीएसटी का रेट 6%। तो सर जैसे 10 सबसेक्शन 1 की कुछ कंडीशन थी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, पीटा का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या 10(2)A वाली स्कीम की भी कंडीशन है? बिल्कुल कंडीशन है, और सारी कंडीशन एकदम सेम है। सर सेम है तो बनाया क्यों? क्योंकि यहां पे सर्विस के 10% वाली दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर कोई 10 सबसेक्शन 1 से बाहर हुआ है सिर्फ एक रीजन की वजह से कि उसने इस साल लास्ट ईयर के 10% या 5 लाख से ज्यादा सर्विस दे दी है, मतलब कोई 10 सबसेक्शन 1 से बाहर इस वजह से हुआ है कि उसने लास्ट ईयर के स्टेट के टर्नओवर के 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा सर्विस दे दी है, तो वो 10(1) से निकल के 10(2)A में आ सकता है। उसके अलावा नॉन टैक्सेबल सप्लाई करी होगी
तो ना तो 10-1 मिलेगा ना 10-2A मिलेगा। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करी होगी, ना 10 मिलेगा ना 10-2A मिलेगा। ईसीओ के थ्रू काम किया होगा, ना 10 मिलेगा ना 10-2A मिलेगा। मैन्युफैक्चर किया होगा पीटा का, ना 10 मिलेगा ना 10-2A मिलेगा। सीटी पे ना टीपी हो, ना 10 मिलेगा ना 10-2A मिलेगा। बस सर्विस वाले पॉइंट की वजह से अगर बाहर हुआ होगा 10-1 से तो यहां पे आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो। मिस्टर राघव ने बिजनेस स्टार्ट किया है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस देने का। इस साल बिजनेस स्टार्ट किया है सर्विस देने का। एक बात बताओ, बिना आगे पढ़े सर्विस देने का बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या 10-1 में जा सकता है? नहीं, वहां से रेस्टोरेंट केटरिंग अलाउड था। 10-2A में आ सकता है? हाँ आ सकता है, 50 लाख तक आ सकता है टर्नओवर में, क्योंकि यहां लिमिट 50 लाख की है। एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया 1 अगस्त को, तो उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया अंडर कॉम्पो स्कीम। ठीक है, टोटल भाई साहब ने 45 लाख का टर्नओवर किया, पर ये वो पहली बार है जब 20 लाख क्रॉस किया था, तो 20 लाख पे जीएसटी नहीं आएगा। 20 लाख से ऊपर कितना गया? 25 लाख। पहली पहली बार मिलता है बस ये बेनिफिट। 25 लाख ऊपर गया तो 25 लाख का 6% जीएसटी पे कर देगा गवर्नमेंट को। समझ आ गया? बिल्कुल। अगला देखो, मिस्टर पवन स्टेशनरी सप्लाई करते हैं, ट्रेडर है, 30 लाख के गुड सप्लाई किए, ओके। 6 लाख की कोई सर्विस दी। अब कोई सर्विस है, रेस्टोरेंट केटरिंग नहीं बोला ना, तो मानना भी मत। कितनी दे दी? 6 लाख की। लास्ट ईयर पिछले साल का टर्नओवर 55 लाख का था। अरे यार, लास्ट ईयर टर्नओवर 55 लाख का था, उसका 10% 5.5 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर 5.5 लाख। इस साल 5.5 लाख तक की सर्विस दे सकता था रेस्टोरेंट केटरिंग के अलावा, 6 लाख की दे दी। हो जाएगा बाहर 10-1 से। क्या 10-2A में जा सकता है? आंसर इज नो। क्यों? लास्ट ईयर का टर्नओवर 55 लाख था और 10-2A की लिमिट ही 50 लाख की होती है, तो ना तो 10-1 मिलेगा ना 10-2A मिलेगा। जैसे ही 6 लाख की सर्विस हुई, जैसे ही 5.5 लाख से ऊपर सर्विस दी इस साल, उसी टाइम कॉम्पो से बाहर चला जाएगा नॉर्मल स्कीम के अंदर। क्वेश्चन कहता है क्या आपका आंसर बदलेगा अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 45 लाख होता? बिल्कुल। अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 45 लाख होता तो इस साल 10-2A का कॉम्पोजिशन मिल जाता, क्योंकि अभी इसका टर्नओवर सिर्फ 36 लाख हुआ है इस साल, जो कि 50 से कम है, और लास्ट ईयर 45 लाख था, 50 से कम था, तो 10-2A का कॉम्पोजिशन मिल जाता है इसको। समझ आ गया? इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। 10-2A एग्जाम में आ सकता है क्योंकि न्यू स्कीम है, तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा 10-2A को दोबारा जाके देखो एक बार। ठीक है? ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। जिस दिन आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख क्रॉस किया, उसी टाइम कॉम्पो से बाहर। कॉम्पोजिशन का बंदा सामने वाले रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, अपनी पॉकेट से देना होता है। 10-1 का 10-2A का कॉम्पो का तो है ना। क्या आईटीसी मिलता है? आईटीसी भी नहीं मिलता है इसको। बिल्कुल ठीक। अगर इंडिया में एक जगह कॉम्पो में हो तो क्या हर जगह रहना पड़ेगा? हाँ। अगर दिल्ली में हो कॉम्पो में तो पूरे इंडिया में जहां भी करा रखा है रजिस्ट्रेशन, हर जगह कॉम्पो स्कीम में रहना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, मतलब पहली बार 20 लाख क्रॉस किया है, तो रजिस्ट्रेशन जब चैप्टर कराऊंगा तो बताऊंगा। दो फॉर्म, मतलब फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर टिक करना पड़ता है कि नॉर्मल स्कीम में जाना चाहते हो या कॉम्पो में। तो कॉम्पो में जाओगे तो टिक कर देना कॉम्पो स्कीम, तो जब आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन माना जाएगा कॉम्पो में रजिस्टर्ड हो। पर अब कुछ साल बीत गए, हो सकता है इस साल मैं नॉर्मल स्कीम में आ चुका हूं किसी भी रीजन की वजह से। इस साल मैं नॉर्मल स्कीम में हूं पर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। इस साल मैं नॉर्मल स्कीम में हूं किसी भी रीजन की वजह से और मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अगले साल क्या मैं कॉम्पो ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो। कॉम्पो डिपेंड करता है लास्ट ईयर क्या टर्नओवर था आपका। इस साल मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, मैं नॉर्मल स्कीम में हूं, मैं चाहता हूं अगले साल 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर देखते हैं ना, 1 अप्रैल से मैं कॉम्पो में चला जाऊं। तो ये साल खत्म होने से पहले पहले 31 मार्च तक मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट को कि अगले साल 1 अप्रैल से मुझे डाल दो कॉम्पो स्कीम के अंदर। तो जैसे ही अगला साल शुरू होगा मैं कॉम्पो में आ जाऊंगा। यानी कि समझो, कॉम्पोजिशन से निकल के नॉर्मल में आ सकते हो एक ही साल में, कॉम्पोजिशन से निकल के नॉर्मल में आ सकते हो एक ही साल में, पर नॉर्मल से निकल के कॉम्पो में नहीं आ सकते। कॉम्पोजिशन हमेशा अगले साल के 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। दोबारा सुनो,
मैं इस साल कॉम्पोजिशन में हूं, आज मान लो डेट है 15 जुलाई, 15 जुलाई को मैं कॉम्पो से निकल के नॉर्मल में आ गया क्योंकि मेरा टर्नओवर पूरा हो गया या मैंने कोई कंडीशन वायलेट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं नॉर्मल में हूं, मैं कॉम्पो में जाना चाहता हूं, तो मैं आज 15 जुलाई से नहीं आ सकता। मैं इस साल इंटीमेट कर सकता हूं गवर्नमेंट को मैं कॉम्पो में जाना चाहता हूं और अगले साल 1 अप्रैल को जाके मैं कॉम्पो में जाऊंगा। पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका, फिर कॉम्पो से नॉर्मल तो कभी भी चले जाओ, नॉर्मल से कॉम्पो ओनली नेक्स्ट ईयर की 1 डेट से होता है। ठीक है, कुछ कंडीशन है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सीटी पेनल्टी नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट, अगर आप कॉम्पो में हो या ना हो, पर रिवर्स चार्ज में जो इनपुट ले रहे हो उस पे तो वही टैक्स गवर्नमेंट को देना है अंडर रिवर्स चार्ज जो उस पे चल रहा होगा। मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते पीटा का, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कॉम्पोजिशन का बंदा अपने हर बिल के ऊपर एक लाइन लिखवाएगा कि मैं एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं जो सामने वाली पार्टी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। लिखना पड़ेगा, वरना अगला बंदा गलती से जीएसटी दे गया मुझे, मैं तो जेब में डाल लूंगा ना अपनी। तो कॉम्पो वाले बंदे को अपने बिल के ऊपर लिखना पड़ता है क्या, मैं कॉम्पोजिशन का बंदा हूं जो सामने से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। साथ ही साथ अपने बिजनेस के बाहर या अपने जहां जहां बिजनेस कर रहा हूं, बड़ा बड़ा एक बोर्ड लिखना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ताकि जो बंदा मेरे पास आ रहा है उसे दूर से दिख जाए, अच्छा ये बंदा कॉम्पोजिशन का है, इसको जीएसटी नहीं देना, ये अपनी पॉकेट से देगा। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है, अगर मैं कॉम्पोजिशन में हूं, कोई कंडीशन वायलेट नहीं करी, टर्नओवर भी लिमिट में है, तो क्या हर साल गवर्नमेंट को बताना है कि अगले साल भी कॉम्पो में रहूंगा, फिर कॉम्पो में रहूंगा? नहीं। जब तक आप किसी कंडीशन को वायलेट नहीं करते, आपको हर साल बताने की जरूरत नहीं है कि आप कॉम्पो में हो, जब तक रहना चाहो रहो। पर नॉर्मल में आ चुके हो, अब कॉम्पो में जाना चाहते हो अगले साल, तो इंटीमेट करना पड़ेगा। यानी नॉर्मल से कॉम्पो जाना चाहते हो अगले साल तो इंटीमेट करना पड़ेगा। हर साल अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो कोई इंटीमेट नहीं करना पड़ता। ठीक है। कब तक वैलिड रहेगा कॉम्पोजिशन? जब तक लिमिट के अंदर हो 1.5 करोड़ की और कंडीशन वायलेट नहीं करते, आप रहोगे कॉम्पोजिशन में। एक बार कोई कंडीशन वायलेट कर दी या टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया, 9(1) के अंदर आ जाओगे, यानी नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट कहता है, जब भी कॉम्पोसेट के नॉर्मल स्कीम में जाओगे तो 7 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को बता देना कि मैं नॉर्मल में आ चुका हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये था आपका चैप्टर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? 10(2)A इंपॉर्टेंट है, इस साल आई है, और वो 10(1) की सर्विस का 10% वो इंपॉर्टेंट है, और 10 सबसेक्शन 2 की कंडीशंस इंपॉर्टेंट है कि नॉन टैक्सेबल नहीं कर सकता, इंटरशेट नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। ये चीजें पढ़ना। और एक एमसीक्यू बनता है, चाहे कॉम्पो में क्यों ना हो, इनपुट का अगर रिवर्स चार्ज ले रहे हो, हमेशा उसी रेट से सर्विस का रेट चल रहा होगा, उसी रेट से गवर्नमेंट को पे करना होता है। इनपुट्स को आपके आरसीएम से मतलब नहीं होता। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के ऊपर या एग्जाम सप्लाईज के ऊपर। ठीक है, चलो। चैप्टर अच्छा लगा होगा आपको, तो चैप्टर को रिवाइज करा दिया मैंने आपको। चाहो तो क्लास दोबारा देख लो एक बार। एमसीक्यू दिए हुए हैं इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में, सॉल्व करो। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। ठीक है, चलो बाय।